प्रमोद सिन्हा सर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के ही बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस इनको दशकों का है। जब इनके बारे में हमें पता चला तो एक और यूएसपी जो इनकी थी वो ये थी कि ये रवीश कुमार जी को भी पर्सनली जानते थे, तो इसीलिए भी इनसे बातचीत करने का जो थोड़ा कौतूहल था वो और बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात, मीडिया आज की तारीख में एक ऐसा सेक्टर बन चुका है जिसके बारे में अधिकतर लोगों को ज़्यादा जानकारी है नहीं कि यहाँ पर अंदर क्या काम चलता है। तो पैसा वसूली से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैसे यूनिटी नहीं है, और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जब ये काम कर रहे थे, उनके कार्यकाल के समय जब ये काम कर रहे थे, तब उनका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा था, इस पे भी हमें इनसे बात करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात, इनको जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ पत्रकारिता का नहीं है, ये आज के हमारे युवाओं को प्रशिक्षण देने का, उनको पढ़ाने का भी काम करते हैं विश्वविद्यालय में, जिसमें कि उनको एक अच्छा खासा बड़ा एक्सपीरियंस है। तो इनसे बात करने के बाद जो चीज़ें हमें पता चली, जो चीज़ें हम जान पाए, वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो आप भी पूरा पॉडकास्ट देखिएगा तो आपको भी पता चलेगा कि मीडिया की दुनिया में खेल कैसे चलता है। सब्जी वाला, मैकेनिक या फल फ्रूट बेचने वाला या टेलरिंग करने वाला, ये हर व्यक्ति मीडिया लिटरेट होता जा रहा है। ये इमीडिएट डिसीजन लेता है और इमीडिएट ट्वीट हो जाता है। जो पैरेलल सोशल मीडिया पर जो गोदी मीडिया शब्द जो उभरा, ये पैरेलल मीडिया में फैलाया गया। कभी न कभी डाउन पे आएंगे, वापस कांग्रेस पार्टी जो डाउन पे आई वापस अप पर आएगी। तो ये एक सर्कल है, ये नेचर का सर्कल कह लो या कुछ भी कह लो, ये ऐसा होता है। तो जब तक वो पोजीशन पे रहेंगे, वो अपने हिसाब से अपने आइडियोलॉजी पर काम करेंगे। उनकी आइडियोलॉजी अलग है, वो उनकी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये चलती जाएंगी और आगे भी चलती जाएंगी। आपको जो कहना हो कीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम हमारी लाइन पर चल रहे हैं, हमारी लाइन पर चल रहे हैं। कब तक चलेंगे? जब तक कि मॉब इनकी लाइन को एक्सेप्ट करता जाएगा। और वो रेशो अभी इंडिया में ज़्यादा है। इसलिए जो लोग मोदी मीडिया के को ज़्यादा फॉलो करते हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनके फॉलोअर ज़्यादा हैं इनके। अगले साल देश में बड़े चुनाव होने वाले हैं और उसके मद्देनज़र अभी देश में मीडिया को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। पिछले कुछ समय में मीडिया प्लस सोशल मीडिया, इन सभी का रोल चुनाव में, इलेक्शंस में काफ़ी बढ़ चुका है। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे देश में। डोनाल्ड ट्रंप ने जो चुनाव जीता था, उस चुनाव के बाद से ही लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के हस्तक्षेप की ज़्यादा बातें हो रही हैं, क्योंकि अब अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच बढ़ चुकी है और इंटरनेट के आने के बाद से हर कोई यहाँ पर अपना मीडियम खुद ही बना रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद सिन्हा सर। इनके साथ हम बात करने वाले हैं आज भारत में जर्नलिज्म से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों के ऊपर, और साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में प्लस हमारे व्यक्तिगत जीवन में, और साथ ही साथ जो पढ़ाई का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बहुत बड़ा एरिया आज की डेट में उभर के आ रहा है, मास कम्युनिकेशन, वो आखिर क्या है और कैसे आप उसके बारे में और अधिक से अधिक जान सकते हैं। सिन्हा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, हम शुरुआत इसी से करते हैं। आप आईआईएमसी से पढ़े हुए हैं। अब जो लोग, जैसे मैं हूँ, मैं भी इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मेरे दिमाग में जो पहला सवाल आता है ये है कि जब हमारे देश में आईआईटी और आईआईएम इतने सारे हैं, आईआईएमसी एक ही क्यों है? देखिए क्या है, आज़ादी के बाद से जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, जो भारत की सरकार थी, उसका उसके सामने पहले ही यही लक्ष्य था कि हमें देश का पुनर्निर्माण करना है। तो पुनर्निर्माण निर्माण की बातें जब आती हैं तो जो बुनियादी चीज़ें, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, इस तरह की चीज़, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। और चूँकि पत्रकारिता का दायित्व उस समय समाज निर्माण के साथ क्लब मान लिया गया, तो जितने भी बुद्धिजीवी थे, साहित्यकार थे, पढ़े लिखे समाज शास्त्री थे, समाज सेवक थे, इन लोगों की बातचीत, इनके ओपिनियन को ही पत्रकारिता मान लिया गया, क्योंकि पत्रकारिता उस समय प्रोफेशनल नहीं थी। अच्छा। ये माना जाता था कि समाज का सुधारक व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति, अपने क्षेत्र का, अपने विषय का विशेषज्ञ व्यक्ति ही लोगों का अच्छी तरीके से ज्ञानवर्धन कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है। तो एक समाज सेवी के रूप में पत्रकारिता और पत्रकार शामिल हुए। 70 और 80 के दशक तक, खासकर 70 के दशक तक इसी तरह से चलता रहा। उसके बाद
जब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत, क्योंकि उस समय जो है दूरदर्शन, आकाशवाणी यही था, मूल रूप से आकाशवाणी ही था। जब टेलीविज़न की शुरुआत हुई तो दूरदर्शन आया। जब दूरदर्शन आया और जब जो विकासशील देश थे उनमें तो इतनी सारी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो विकसित देश थे वहाँ पर कम्युनिकेशन फास्ट होना शुरू हुआ, मास कम्युनिकेशन फास्ट होना शुरू हुआ। मास कम्युनिकेशन के अलग अलग चैनल और माध्यम स्टार्ट होना शुरू हो गए। तब भारत सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जो है 70 के दशक में ये सारी कवायद शुरू की कि हमारे यहाँ भी जो है मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई होना चाहिए। चूँकि जो दौर था, इस दौर में भारत सरकार के को इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक फील्ड में ही बेहतर कम्युनिकेटरों की ज़रूरत है। प्रशासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से देश की सरकार क्या कर रही है पब्लिक के हित में, ये देश के अंदर भी सर्कुलेट हो और बाहर भी जाए। सर ये फिर भी किस सन के आसपास की बात रही होगी सर? ये 70 के दशक की बात है। मैं समझता हूँ कि 67 के आसपास की बात होगी। और भारत सरकार के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने सर्विस सूचना को इम्प्रूव करने के लिए इसको IISB ग्रुप नाम दिया गया है कि जितने भी हमारे जो इंफॉर्मेशन के जो लोग रहेंगे उनको IISB ग्रुप ट्रेनिंग देगा कि कैसे हम जनसंपर्क करें, कैसे हम अपनी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं और कैसे भारत की छवि इंडिया से बाहर प्रस्तुत हो। तो IISB ग्रुप की ट्रेनिंग और उसको किस तरीके से जो है बेहतर एक उनका ओरिएंटेशन हो, कैसे उनको बनाया जाए, इस लिहाज से इसकी शुरुआत हुई। कहीं ना कहीं मतलब देश की जो छवि थी उसको लेकर भी इसको लेकर काम किया गया। जी हाँ। और जब शुरुआत होने की बात हुई तो उस समय ऐसा लगा कि क्यों ना इसके साथ साथ जो है देश में बेहतर जर्नलिज्म की भी शुरुआत हो, पढ़े लिखे लोग जर्नलिज्म में आए। और क्योंकि उस समय तो प्रिंट मीडिया ही चलता था। आकाशवाणी रेडियो जो है वो अपने विस्तार कर रहा था। दूरदर्शन इनकमिंग था, उसकी व्यवस्थाएं शुरू हो गई थी। ये दौर को देखते हुए IIMC में जो है वो ये व्यवस्था की कि जर्नलिज्म की भी पढ़ाई हो और IIMC जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो PIB जिसको कहते हैं, PIB में काम करने वाले बेहतर ट्रेनिंग तैयार करें तो उनकी ट्रेनिंग सेंटर के रूप में यहाँ हो। और इसी के साथ जो गुट निरपेक्ष देश हैं उनके भी, और जो हमसे जो ज़्यादा पिछड़े देश हैं उनके देशों में भी अगर इस तरह के कोई सेटअप जम रहा है तो उनके लोगों को भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग हो। इस हिसाब से जो है IIMC की शुरुआत। दूसरे देशों को भी हम मतलब सहयोग कर रहे थे उस समय से। जी तो ये एक तो बहुत पुरानी मतलब आज भी हम देखते हैं जितने जैसे हम अफ्रीकन नेशंस को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ मतलब तब भी ये चीज़ चल रही थी। जी। एक चीज़ और इसमें बता दूं, KP सिंह थे शायद उस समय जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो थे, उन्होंने ढेकनाल में जो है उड़ीसा में एक सेटअप जमाया। अच्छा। IIMC का। तो 95 के की बात करें तो उस दशक में 90 के दशक में सिर्फ 2 ही जगह IIMC थे। और उसके बाद जब 80 के दशक से जो है जब दूरदर्शन प्रारंभ हुआ, 90 में प्राइवेट टेलीविज़न चालू हो गए और 90 में जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ तब इस बात का एहसास हुआ कि अब तो मीडिया और मीडिया प्रोफेशनल की ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो रही है और बहुत सारे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट मीडिया सेक्टर में आना चालू हुए। तो यहाँ से प्रोफेशनलिज्म स्टार्ट। मतलब सर ग्लोबलाइजेशन के बाद में इसका ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म जो आप बोल रहे हैं वो उसका समाज सेवा से बढ़कर एक कोर प्रोफेशन के तौर पर देखा जाने लगा। मतलब बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सर मास कम्युनिकेशन एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जर्नलिज्म इसके अंदर आता है और आज की डेट में हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं आपको पब्लिक रिलेशंस मिल जाता है, कहीं ना कहीं मास कम्युनिकेशन में उसकी ही पढ़ाई होती है। लेकिन जितने मेरे साथ के लोग जो मास कम्युनिकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके दो एक अहम समस्याएं हैं। पहली तो ये कि सिलेबस अपडेट नहीं हो रहा है, उसको लेकर बहुत लोगों ने मुझको बताया कि यार ये सिलेबस बहुत समय से ऐसा ही चला आ रहा है। और दूसरा ये कि किसी भी सेक्टर में जहाँ पर मास कम्युनिकेशन या PR या मीडिया संबंधित बात होती है तो वहाँ पर स्पेशलाइज्ड पर्सन को तरजीह नहीं दी जाती। मतलब कि आप अगर कोई दूसरी फील्ड से भी है तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
सर क्या ये भेदभाव है मास कम्युनिकेशन या फिर मीडिया संबंधित जो जानकार लोग हैं उनके साथ, या ये ठीक व्यवस्था मानते हैं आप? देखो भेदभाव तो नहीं है। हाँ। मैं इसे कहूँगा कि जो सरकारें हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हैं। समझ नहीं पा रही हैं कैसे? जैसे मैं आपको बताऊँ कि मध्य प्रदेश का उदाहरण दूँ। मध्य प्रदेश में अभी जनसंपर्क विभाग में पुराने सारे लोग जो है वो रिटायर होते जा रहे हैं, नए लोगों की भर्ती नहीं हुई। जो पुराने जनसंपर्क अधिकारी थे वही जो है सहायक संचालक, उप संचालक इस तरह से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। ये सारे की सारे जो हैं ये नॉन जर्नलिस्टिक हैं उस दौर के। मतलब जो पुराने समय के चले हाँ, हाँ। उनको जर्नलिज्म नहीं मालूम, ना उन्होंने पढ़ाई की क्योंकि उस समय सिलेबस भी नहीं थे और पढ़ाई भी नहीं होती थी जर्नलिज्म। सर फिर जनसंपर्क का फिर ये मतलब जनसंपर्क इनके सामने सिर्फ जनसंपर्क का इतना ही महत्व था कि सरकार की नेगेटिविटी को दबाना अच्छा, और पॉजिटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना। मतलब ये सर आप पुरानी बात कर रहे हैं मैं आती हूँ 90 की बात कर रहा हूँ मतलब मैं। तब भी हम लोग ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी वाली बात करते थे। बिल्कुल। तो उस दौर में जो है ये सारी चीज़ें जो है वो हम देखते हैं कि आज भी वो लोग जो हैं उनको ये मालूम है कि हमें तो बस सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है, जन तक पहुंचाना है। सर एक और सवाल पूछता हूँ मैं, जनसंपर्क का मतलब बता दीजिए, क्योंकि आज के दौर में हम लोग पीआर टीम की बात करते हैं और फिर हमने भी जनसंपर्क की बात करी। तो इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आ सके कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं? देखो जनसंपर्क का सीधा-सीधा मतलब है कि हम जिस भी संस्थान में काम कर रहे हैं, उस संस्थान को लोगों तक पहुँचाए, वो संस्थान क्या काम कर रहा है, क्या प्रोडक्शन है, क्या समाज में, देश में और आपकी आसपास की सोसाइटी में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे और उसकी नेगेटिविटी जो है वो नेगेटिविटी ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुँचे। नेगेटिविटी को हम दबाएं और पॉजिटिविटी को ज़्यादा पहुँचाएं और 1 टू 1 समाज के हर लोगों तक, हर संस्थान तक जो उसकी ज़रूरत है वहाँ तक उस संस्थान के बारे में, उसकी रेपुटेशन के बारे में, उसकी प्रोफाइल के बारे में लोगों तक पहुँचे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जनसंपर्क से जो 1 टू 1 कनेक्शन होता है, जो इंस्टीट्यूशनल कनेक्शन होते हैं, उन इंस्टीट्यूशनल और 1 टू 1 कनेक्शन को जीवंत बनाए रखना, ताकि नया कुछ भी यदि अपडेट आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो एक बड़ा नेटवर्क बनता है। और जब बड़ा नेटवर्क बनता है तो वही आपके इंस्टीट्यूशन की दिशा और दशा तय करता है। सर या फिर पीआर जो काम करते हैं आजकल हम लोग देखते हैं अलग अलग नेताओं के साथ में पीआर जुड़े ही रहते हैं, वो किस प्रकार से इनसे फिर अलग रहते हैं? या वो इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं या इंस्टीट्यूशन से वो अलग रहते हैं? वो इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी हो, हमें उसकी रेपुटेशन को बढ़ाना है, उसकी छवि का निर्माण करना है कि हम औरों से बेहतर कैसे हैं, ये चीज़ दिखाना है। और इसी के लिए वो काम करते हैं। इसमें वो सारे टूल का इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट, वीडियो, फोटो और अदर्स न्यू मीडिया के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस का वो इस्तेमाल करते हैं और उसको बेहतर से बेहतर किस तरह से प्रेजेंट किया जा सके, वो सारे काम करते हैं। क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य होता है कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, हमें उसकी छवि का निर्माण करना है, उसका रेपुटेशन बनाना है। सर मतलब ये आपने बात बताई नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की। अब हम मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया को जैसे कि आपने बताया कि एक समाज के निर्माता के रूप में उसकी पहचान थी। आज हम 2023 में बैठे हुए हैं। आपने बात करी 1960 के दशक की, 70 के दशक की, आज करीब हम 50 साल आगे आ गए हैं। तो मीडिया के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या आज भी वो समाज सुधारक है? क्योंकि मीडिया के ऊपर सर समय समय पर ये बात आती है कि ये बायस्ड होकर काम कर रहा है। जैसे आपने अभी बोला कि पॉजिटिविटी को आपको दिखाना है, जनसंपर्क विभाग जो कि एक गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। तो सर अगर वो लोग हमको इस तरीके से दिखा रहे हैं, मतलब आप और मैं जैसे हम आम नागरिक हैं, तो हमको तो सर मतलब हम कैसे पहचाने कि यार ये चीज़ सही है या गलत है? क्या हम उनको अनबायस्ड आज मान सकते हैं? देखो, आप जो कह रहे हैं ना कि ये बायस्ड है हाँ। और पहले बायस्ड नहीं था, कुछ हद तक यह हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता है। मैं इसको ऐसे कहूँगा कि आज से 20-30 साल पहले तक आम लोगों में मीडिया लिटरेसी नहीं थी। मीडिया ऐसी मीडिया लिटरेसी बढ़ गई है। अब एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी या एक टेलरिंग करने वाला व्यक्ति
या एक गाड़ी सुधारने वाला व्यक्ति भी, उसकी मीडिया लिटरेसी इतनी हाई हो गई है कि वो तुरंत देखकर बता सकता है कि ये कहीं न कहीं किसी के ना किसी की तरफ इसका झुकाव है। ये पहले नहीं था, अच्छा। क्योंकि पहले मेन स्ट्रीम मीडिया था। उसके पास न्यूज़ सोर्स सिर्फ़ समाचार पत्र होते थे। अगर उसके घर में रेडियो है तो वो रेडियो सुन लेता था। टेलीविज़न आया था और नहीं के बराबर आया था, है ना? आ भी गया होगा तो उतना कोई व्यक्ति टेलीविज़न समाचार नहीं सुन पाता था। तो उसके पास इन्फॉर्मेशन के सोर्स बहुत लिमिटेड थे। जैसे-जैसे प्रोफेशनलिज़्म हावी होता गया, प्राइवेट रेडियो चैनल, टेलीविज़न चैनल, और उसके बाद जब इंटरनेट आया, तो कई तरह के वेबसाइट, पोर्टल और न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म आ गए। तो उसके आम लोगों के पास सूचना के इतने सोर्सेज़ आ गए कि सूचना पाकर वह इतना मीडिया लिटरेट हो गया है, डिजिटल लिटरेट हो गया है कि वो डिस्टिंग्विश करना सीख गया है। अब वो तुरंत देख कर बता देता है कि अरे ये बकवास है, ये फर्जी है, ये मुझे इस पे नहीं सुनना है। वो तुरंत जो है वो शिफ्ट कर जाता है। इसीलिए आप देखना कि आजकल सारे की सारे न्यूज़ चैनल वाले, सारे प्रिंट अखबार वाले, ये सब सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डिजिटल फॉर्म में या किसी अन्य फॉर्म में अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं, क्योंकि लोगों तक उन्हें पहुंचना है। और पब्लिक इतनी अवेयर हो चुकी है कि वो 2, 4, 5, 7 मिनट से ज़्यादा किसी जगह पर टिकती नहीं है। आपने देखा होगा ट्विटर ज़्यादा मजबूत क्यों हुआ? क्योंकि ट्विटर में टेक्स्ट की बहुत लिमिटेड लिमिटेड हाँ। स्पेस होता था, है ना? व्हाट्सएप पे लोग ज्ञान की बातें लिख रहे हैं, इतना लिख रहे हैं, फेसबुक पर इतना लिख रहे हैं। ये शुरुआती दौर में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अब लोग फेसबुक से कोई ज़्यादा डूब रहे हैं एक तरह से। व्हाट्सएप से। और आज का न्यू मीडिया तो आप देखिए कि जो न्यू यूथ है, ये इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव है। वो इसीलिए कि वो इमीडिएट वहाँ पर अपनी रील बना ले, ऑडियो भेज दे, वीडियो भेज दे, इमीडिएट शेयर करना है। और खासकर इस यूथ के पास अब एक मोबाइल लैंग्वेज हो गई है। उस मोबाइल लैंग्वेज के थ्रू अपना मैसेज कन्वे कर रहा है। वो पूरा उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं इस समय यहाँ बैठा हूँ, आप आ जाइए, हम साथ में चलेंगे। वो तो आई कम हियर एंड सो दैट्स ऑल। और लगे थोड़ा बहुत अगर कुछ कमी रह जाती तो वो इमोजी डाल देता है और सामने वाला समझ जाता है उस इमोजी से कि ये क्या कहना क्या इमोशन है वहाँ पर। ये। हाँ। तो ये दौर अब बहुत फास्ट हो गया है और धीरे-धीरे ये जो मीडिया लिटरेसी बढ़ती जा रही है, ये पढ़े लिखे यूथ में नहीं, ये धीरे-धीरे और भी लोगों में। मैंने आपको बताया ना कि सब्जी वाला, मैकेनिक या फल फ्रूट बेचने वाला या टेलरिंग करने वाला, ये हर व्यक्ति मीडिया लिटरेट होता जा रहा है। ये इमीडिएट डिसीजन लेता है और इमीडिएट क्विट हो जाता है। सर, आपने मीडिया लिटरेसी की बात करी, यहाँ से एक और टर्म उठा है गोदी मीडिया। जी। अब एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है कि नहीं गोदी मीडिया, और वहीं पर फिर कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे भी हैं जो कि अपने आप को बताते हैं कि नहीं हम अनबायस्ड हैं, लेकिन जो सामने वाला है वो गोदी मीडिया है। क्योंकि हमने प्राइवेटाइजेशन की बात करी, आज टीआरपी की लड़ाई है, ब्रेकिंग न्यूज़ देने की लड़ाई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सामने वाले को बिना ब्रेकिंग न्यूज़ के डाउनग्रेड करने के लिए गोदी मीडिया शब्द यूज़ किया जाता है। जी। वो है वाक़ई में या सिर्फ़ मीडिया का बनाया हुआ कोई टर्म है? देखो, मतलब बहुत सर अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा बिल्कुल सर। ईमानदारी से बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाऊँगा। हाँ। आपने देखा होगा कि 80 और 90 के दशक से हाँ। उम, हमारे देश में सबसे ज़्यादा समय तक अगर राज किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया और कांग्रेस से रिलेटेड या कोलिएशन वाली पार्टियों ने राज किया जो कांग्रेस के सहयोगी थे। उस दौर में आपने देखा होगा कि कांग्रेस और इस देश की सत्ता पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का ही राज था और वही सारी देश की दशा दिशा और प्लानिंग में महत्वपूर्ण रोल अदा करती थी। इक्का दुक्का क्षेत्रीय पार्टियां थी और भारतीय जनता पार्टी उस समय रेस कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण पंथी पार्टी या पुरानी विचारधारा पार्टी माना जाता था और उस दौर का जो मीडिया भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि इनको हार्डकोर माना जाता था, इनको दक्षिण पंथी माना जाता था। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जो है वो अपनी भारतीय संस्कृति, विरासत
और पुरानी परंपराओं को लेकर चलने वाली पार्टी रही है। तो इनको दक्षिण पंथी का इनके ऊपर तगमा लगा था। किसने बनाया था ये? कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने, क्योंकि ज़्यादातर समय इन्हीं का राज इन्हीं का राज था। 80 के दशक में मुझे ध्यान है 1984 में 2 या 3 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ना हुआ और क्षेत्रीय दल भी अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे उभरना चालू हुए। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, 1990 में मुझे ध्यान है अटल बिहारी वाजपेयी की कोलिएशन की सरकार बनी थी। वहाँ से भारतीय मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी की दक्षिणपंथी विचारधारा को टेलीविज़न में और प्रिंट में, या यूँ कहें कि मीडिया में स्थान देना चालू किया। इसे उनकी मजबूरी कहें या उनकी ज़रूरत कहें, क्योंकि उस दौर में जब कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का दौर था, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी को निगलेक्ट कर दिया जाता था, या यूँ कहें कि उनको बहुत कम स्पेस दिया जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट जब बनी, वहाँ से भारतीय मीडिया की ज़रूरत बन गई भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता। ठीक है, अब धीरे धीरे जब रेस करना शुरू हुआ, 2004 में वापस से कौन आया? मनमोहन सिंह सरकार बनी। सोनिया गांधी जीती थी ना सर, लेकिन यूपीए 1 कह सकते हैं। उसके बाद फिर यूपीए 2 आया। हाँ। सर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने राज किया। तब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक टेन्योर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के समय पूरा कर चुका था और भारतीय जनता पार्टी को भारतीय मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट में स्थान मिलना शुरू हो गया था। ये टर्निंग पॉइंट था 2004 हाँ 1999 1999 वहाँ से 2004 तक ये टर्निंग पॉइंट था। और 2004 के बाद 2004 में जो अच्छे दिन आएंगे, हाँ है ना, आपने देखा होगा, वो अच्छे दिन तो नहीं आए। ठीक है, हाँ। अब किसी के लिए आए, किसी के हाँ, लिए नहीं आए। हाँ। लेकिन ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी को जब भारतीय मीडिया में स्थान मिलना शुरू हुआ था, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय मिल गया था, उस प्लेटफॉर्म को इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उसका यूज़ किया और अपना विस्तार किया। क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों की पॉलिटिकल पार्टियों, राज्य स्तरीय पार्टियों के साथ कोलिएशन करके वहाँ पर सरकार बनाने में। उस 10 साल के दौर में भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में नहीं रही हो, लेकिन अलग अलग स्टेट में मजबूत होते चली गई। ये हम 2004 से 2014 की बात कर की बात कर हाँ। रहे हैं। और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की दक्षिणपंथी विचारधारा का जो उनके ऊपर टैग लगा था, उस टैग को भारतीय मीडिया ने स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपना दक्षिणपंथी होने का टैग नहीं छोड़ा। वो आज भी कहते हैं हम भारतीय संस्कृति के पैरोकारक हैं, हम परंपरागत चीज़ों पर विश्वास रखते हैं, हम राम मंदिर बनाएंगे और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारी संस्कृति भूलते जा रही है। वापस हमको हमारी संस्कृति को मजबूत बनाना है और पूरी दुनिया में स्थापित करना है। अगर ये नहीं कर पाए तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि भारतीय संस्कृति को कोई नाम लेवा नहीं होगा। इस चीज़ को उन्होंने पहले भी नहीं छोड़ा था और आज भी नहीं छोड़ा था और आज भी नहीं छोड़ा है, चाहे आप कितने ही दक्षिणपंथी टैग लगाते जाएं, लेकिन वो अपनी बात पे अड़िग वो अडिग रहे। इसलिए भारतीय मीडिया ने उनको एज इट इज स्वीकार किया और उस प्लेटफॉर्म को, जो उस 10 साल के लिए मीडिया में भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म जो कमजोर हो गया था, उसको उन्होंने बनाए रखा और क्षेत्रीय दलों के माध्यम से क्षेत्रीय राज्यों की पार्टियों, क्षेत्रीय राज्यों में अपनी सरकार बनाकर उन्होंने उसको जीवंत रखा। यही कारण रहा कि 2014 में जब मोदी रिपीट हुए तो उन्होंने नारा दिया अच्छे दिन आएंगे, और फिर अच्छे दिन लौट कर आए, है ना। बीच में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के समय राइजिंग इंडिया नारा दिया था। 2009 में फिर शाइनिंग इंडिया दिया था। और 2014 में अच्छे दिन आएंगे। और जब अच्छे दिन आए तो भारत की सरकार पर, ये कहेगी केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी बिना किसी कोलिएशन के पूर्ण बहुमत में आई, लेकिन उन्होंने एनडीए की सरकार बनाई। मतलब जो उनके साथ के दल थे उनको छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं हाँ। और होल्डिंग अपने पास रखी। अब वो दक्षिणपंथी विचारधारा वाला टैग जो है, वो तो पहले भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है।
और वो तो पहले भी उनके घोषणा पत्र में जो जो मुद्दे थे आज भी हैं। चाहे वो सीए हो, राम मंदिर हो, ये सब हाँ, चीजें। सारे मुद्दे हैं। हाँ। तो अब उस दौर में जब कांग्रेस के पास सत्ता थी, कम्युनिस्टों के साथ भी कांग्रेस की कोलिएशन के कारण सत्ता थी, उन्होंने अपना टेन्योर अपने हिसाब से चलाया। जब इनका दौर आया तो ये अपने हिसाब से चलाएंगे ही। अब ये क्या हुआ कि उनके दौर में सोशल मीडिया नहीं था, इनके दौर में सोशल मीडिया आ गया। हाँ। अब सोशल मीडिया आ गया तो ये सारी चीज जो है, ये जो आपने जो वर्ड यूज किया गोदी मीडिया, हाँ। ये हमारे मीडिया में उस दक्षिणपंथी विचारधारा को मीडिया की मजबूरी कह लें, उसे आत्मसात करना है या हाँ। कुछ भी कह लें। जो पैरेलल सोशल मीडिया पर जो गोदी मीडिया शब्द जो उभरा, ये पैरेलल मीडिया में फैलाया गया। तो मैं तो ये कहूँगा कि उनका तो पहले दिन से ही सब कुछ क्लियर है। अब आप चाहे उसे गोदी मीडिया कहें, चाहे मोदी मीडिया कहें, वो एक्चुअली दक्षिणपंथी विचारधारा का मैसेज प्लेटफॉर्म है, ये कह सकते हैं। मतलब एक तरह से सर आपने बोला 2004 से 14 तक बीजेपी ने मीडिया के ऊपर काम किया अपना कि हम छवि कैसे बना सकते हैं। जी। तो सर 14 से लेकर आज हम 23 में बैठे हैं, कांग्रेस के उस लेवल पे काम कर नहीं पाई, या भाजपा क्योंकि सेंट्रल में बैठी हुई तो उसके पास पावर ज्यादा थी? क्योंकि कांग्रेस भी चाहती तो इस्तेमाल तो कर सकती थी ना, सोशल मीडिया सबके लिए। देखिए क्या है, सोशल मीडिया तो सबके लिए। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। रेडियो तो 1960 के दशक से कांग्रेस के पास था। नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह तक रेडियो आकाशवाणी भारत सरकार के पास था, जब तक प्रसार भारती 1996 में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 2096 या 98 का है। अकॉर्डिंग तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास रही। यूँ कहे कि रेडियो सत्ता के पास था, आकाशवाणी। आपको किसने रोका मन की बात करने से? आपको किसने रोका? आप भी मन की बात कर सकते थे ना। हाँ। मोदी जी आए, उन्होंने मन की बात स्टार्ट किया। आज उनका अभी कुछ दिन पहले ही कितना 100 या 200 हुआ है, 100 एपिसोड पूरा हुआ है उनका, है ना। हाँ। तो जो रिसोर्सेस थे, जो संसाधन थे, उन संसाधनों का केंद्र सरकार ने, या कहे कि मोदी सरकार ने बेहतर से बेहतर उपयोग किया, उसकी डाइवर्सिटी का उपयोग किया, उसमें वेरिएशन लाकर उसका उपयोग किया, ठीक है ना। तो ये आप कहने वाले क्या है कि मोदी जी जो है मन की बात कह के अपनी बात लोगों तक फैला रहे हैं। वो मन की बात उनके मन की बात नहीं है, वो तो उनकी पार्टी के मन की बात है, जो भी व्हाटसोएवर। हम तो एक ही बात कहते हैं कि आपको मन की बात कहने से किसने रोका। मतलब मोदी जी कनेक्ट, या बीजेपी की भी हम बात करें कि बीजेपी कनेक्ट ज्यादा अच्छे से कर पाई। बिल्कुल कर रही है, संसाधनों का उपयोग भी सही तरीके से। बिल्कुल कर रही है। देखिए, ये कांग्रेस की चूक मैं कहूँगा। राजीव गांधी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया। बिल्कुल। डिजिटल इंडिया बनाने की सोच राजीव गांधी की थी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी उस समय केंद्र में थी। केंद्र ने उसको लेकर ऑल ओवर इंडिया उसको स्प्रेड करना चाहिए था, उसके ऊपर काम करना चाहिए था। सिर्फ आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने बेहतर काम किया था इस साइकोलॉजी को लेकर। हाँ, डिजिटल इंडिया पर, या डिजिटल इंडिया राजीव गांधी की जो देन थी उसके ऊपर। चंद्रबाबू नायडू ने अपने पूरे आंध्र प्रदेश में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का विस्तार किया, हैदराबाद सबसे पहला हब था टेक्नोलॉजी का। ये पुणे, बॉम्बे वगैरह ये तो बाद में बने, है ना। हाँ। उसके बाद कर्नाटक और पुणे, ये जो पैरेलल बने, चंद्रबाबू नायडू ने राजीव गांधी की सोच को साकार करने का पूरा काम किया। उसको देखकर भी केंद्र की कांग्रेस सरकार या यूपीए सरकार उस डिजिटल मूवमेंट को ऑल ओवर इंडिया नहीं कर पाई, ठीक है ना। अब मनमोहन सिंह सरकार का टेन्योर आया। इसके पहले मैं थोड़ा सा एक बात कहूँगा 1991 के ग्लोबलाइजेशन की। जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव ने जो है, जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही थी और यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन
ने ये कहा कि जो गरीब देश है, जो विकासशील देश है, वहाँ पर वहाँ की जनता पर जो कुछ भी हेल्थ, एजुकेशन और बुनियादी स्ट्रक्चर में जो कमी है, उनको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ह्यूमैनिटी तो सभी जगह है, मानवता विकसित देशों में भी है और विकासशील देशों में भी और अविकसित देशों में भी है। तो उन्होंने कहा कि जो देश विकसित हो चुके हैं, वो भरपूर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मानवता के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि अविकसित और विकासशील देशों में भी टेक्नोलॉजी पहुंचाई जानी चाहिए। तो इसके लिए मैकब्राइड कमीशन बना और मैकब्राइड ने अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने तमाम तरह की चीज़ें बताकर एक कंक्लूजन में आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जितने भी अविकसित विकासशील देश हैं, वहाँ पर अगर ये विकसित राष्ट्र टेक्नोलॉजी दे दें, तो ये भी अपनी मानवता को और अपनी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि जो विकसित राष्ट्र थे उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन जो नॉन एलायंस कंट्री का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया था, जिसमें भारत भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा था। जो मैकब्राइड जब कमीशन बनाया था, तो बीजी वर्गीस हमारे यहाँ के एक बड़े अच्छे पत्रकार थे, वो उसके सदस्य थे। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन में जो टेक्नोलॉजी है, जो अविकसित देशों को मैं देना चाहिए, जो विकासशील देश है उनको भी देना चाहिए। तो ये जो डेवलप होंगे, तो इसमें पूरी दुनिया का फायदा है। तब क्या हुआ कि नॉन अलायंस कंट्री के दबाव की वजह से ये सारी टेक्नोलॉजी, मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट जो है, वो सारी देशों में आई। तब विकसित राष्ट्रों ने टेक्नोलॉजी देना शुरू हुआ। तब हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान जैसे अनेक राष्ट्रों में दूरदर्शन की शुरुआत हुई, दूरदर्शन टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, टेलीविज़न टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग की शुरुआत हुई, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन जब ये शुरुआत हुई, तो ग्लोबलाइजेशन के दौर के समय जो विकसित राष्ट्र थे, इन्होंने गेम खेला कि भाई हम ये सारी चीज़ें देंगे, लेकिन ये देश भी तो अपने दरवाजे खोले। अच्छा। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे यहाँ हम तो टेक्नोलॉजी और दूसरी सारी चीज़ों में तो हमारे यहाँ सैचुरेशन आ रहा है, हम ये प्रोडक्शन को कहाँ बेचेंगे। हाँ, और उनका पूरा फोकस था इंडिया, उनको मार्केट दिख रहा था। बिल्कुल। और चूंकि चाइना अपने यहाँ घुसने नहीं दे रहा था, और चूंकि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है कि पूरे यूरोप के 37 कंट्रीज कितनी हैं, लगभग 30-35 कंट्री, पूरी यूरोप की कंट्रीज का पॉपुलेशन भी अगर देख ले तो उतना इंडिया खपत कर लेगा। हाँ। तो ये सारी चीज़ जो है, पीवी नरसिम्हा राव साहब को भी समझ में आई कि ठीक है, हमें भी खुलना पड़ेगा। तो जब ग्लोबलाइजेशन के लिए जो हिंदुस्तान के दरवाजे खुले, तब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी आई और इन्होंने लिमिटेशन लगाया कि हम आपको पहले 26%, जैसे मीडिया में 26% खोलेंगे, ऑटो सेक्टर में 30%, ये हम सर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ। और अलग अलग सेक्टर में उन्होंने खोला। और कंडीशन ये रही कि भाई आप जो भी प्लांट लगाएंगे वो हमारे यहाँ लगाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमारे लोग रहेंगे, डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास रहेगी, जो रेवेन्यू रहेगा उसका इतना % हम रखेंगे, इतना आप ले जा सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान होगा, इंडिया में पहले सिर्फ बजाज का स्कूटर चलता था, हाँ। मोटरसाइकिल में सिर्फ राजदूत की थी, और कार में एम्बेसडर तो वीआईपी लोगों के लिए विदेशों से आती थी, हमारे यहाँ सिर्फ फिएट थी। हाँ। ठीक है। तो टाटा ने कोलैबोरेशन किया, तो हमारे यहाँ टाटा सूमो आई, सूमो कंपनी के साथ। मोटरसाइकिल राजदूत ने यामा के साथ टाई अप हुआ, तो राजदूत यामा नई मोटरसाइकिल आई। मारुति सुजुकी। मारुति ने सुजुकी के साथ किया, तो मारुति सुजुकी आई। हाँ। इंडिया मोटर ने कावासाकी ने बजाज के साथ किया, तो कावासाकी बजाज आई। सुजुकी ने इंडिया मोटर के साथ किया, तो इंडो सुजुकी मोटरसाइकिल आई थी, देखा होगा आपने, है ना। हीरो ने होंडा। हीरो ग्रुप ने होंडा के साथ किया, तो हीरो होंडा आई। ठीक है। इसी तरह से मीडिया में आप देखेंगे, जब शुरुआत मीडिया में हुई, हाँ। कुछ समय बाद जब मीडिया के लिए दरवाजे खुले, तो स्टार न्यूज़ जो है आनंद बाजार पत्रिका के साथ आया था। अच्छा। स्टार न्यूज़ चला, हाँ। अभी 6 साल पहले उनका टाई अप हुआ, तो आनंद बाजार पत्रिका को, एबीपी जो न्यूज़ चैनल है ना, वो आनंद बाजार पत्रिका। एबीपी, हाँ। ठीक है ना। हाँ। हाँ।
तो अब आप देखिए धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला गया। आज के दौर में आप देखिए सेचुरेशन इतना हो गया, इंडिया मोटर अलग, हीरो अलग, हीरो ने अपनी दुकान अलग खोल ली, अपना होंडा ने अलग खोल ली। इंडिया ने अलग खोली, मारुति अलग हो गई, है ना, सब अलग अलग हो गए, यामाहा अलग बना रही है, राजदूत अलग हो गई, हाँ, है ना। आइसर ग्रुप ने, आपको एक अच्छा उदाहरण दूं, बुलेट मोटरसाइकिल, जब ये सारी चीजें जब इंडिया में आई तो इंडिया कैसा बदला, कैसा कन्वर्ट हुआ, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बुलेट, आपने नाम सुना होगा, बुलेट मोटरसाइकिल, रॉयल एनफील्ड। हाँ, हाँ। रॉयल एनफील्ड। ये सारी मोटरसाइकिल जब ज़्यादा एवरेज देने वाली जब मार्केट में आ गई, हीरो, होंडा, कावासाकी, इंडिया सुजुकी वगैरह वगैरह अलग अलग स्कूटर्स, तो रॉयल इनफील्ड की बुलेट जो है वो गर्त में चली गई, क्योंकि इसका एवरेज कम था। एवरेज कम था। हाँ, ठीक है, जब ग्लोबलाइजेशन का दौर हुआ, टेक्नोलॉजी आई, तमाम भर की चीज़ें आई, देखो सारी चीज़ें इंडिया में पैरेलल चलती रही। हमारे यहाँ आईटी सेक्टर भी खुला, आईटी की पढ़ाई होने लगी, टेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई होने लगी, एमबीए की भी पढ़ाई होने लगी, बहुत सारे एमबीए सेंटर खुले, आईआईटी सेंटर खुले, तमाम तरह की चीज़ें खुली। नया यूथ, विदेशों के रास्ते, विदेश जाने के रास्ते खुले, तो नया यूथ जो है वो विदेशों में पढ़ने गया। जब आइसर ग्रुप ने रॉयल इनफील्ड को टेक ओवर किया तो उसके पीछे उसके बेटे की भूमिका थी। पापा कह रहे थे भैया तो डूबता जहाज है, इसको लेके क्या करोगे? अरे बोले पापा ले लो बुलेट। अरे बोले कोई नहीं ले रहा है, कोई चलाता भी नहीं, एवरेज कम है। आइसर ग्रुप ने ली, उसके साथ उसका एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन था, उसके बेटे ने कहा कि इसको मैं करूंगा। हाँ, उन्होंने उस पूरी टेक्नोलॉजी को, रॉयल इनफील्ड को चेंज किया, नई टेक्नोलॉजी के साथ उसका नया कलेवर हुआ। आज मार्केट में रॉयल इनफील्ड वापस उसी बाइक में राजा बना हुआ है और अपनी कास्ट पे बाइक बेच रहा है। इसको चेंजिंग मूवमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं, या टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, या ग्लोबल जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसका फॉर्मेट कह सकते हैं। वापस मैं अपनी मूल बात पर आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा था। तो मूल मुद्दा आपका था गोदी मीडिया और आज का मीडिया ये जो था। तो मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया जब पैरेलल हावी हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उसे अपना टूल किट बनाया। पॉलिटिकल पार्टियों ने भी बनाया, अलग अलग विचारधारा के लोगों ने भी बनाया, ठीक है ना। और वहाँ से ये चीज़ निकल कर सामने आई, गोदी मीडिया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आज भी दक्षिणपंथी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। आप लाख कह लो, राम मंदिर बनाएंगे तो बनाएंगे, देश के जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थल है हम उनका डेवलपमेंट करेंगे तो करेंगे ही, क्योंकि हमें हमारी संस्कृति बचाना है। आप कह लो हमें, अच्छा, आप कह लो, इस चीज का कोई खुल के विरोध कर भी नहीं सकता है। कोई नहीं कर। आप करोगे तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे। अब देखो क्या हो रहा है ना, पुराने लोग कह के गए हैं कि जो जनरेशन होती है, पीढ़ियाँ होती हैं, वो 3 से 7 पीढ़ी तक अप जाती हैं और 7 से वापस 3 पीढ़ी तक डाउन में जाती हैं। अच्छा, और इसके पीछे एक साइकोलॉजी भी है। आप, मैं या कोई भी हो, या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई भी बड़ा औद्योगिक समूह हो, आप इनके बैकग्राउंड को जाकर देखेंगे, आप आपके वटवृक्ष को जाकर देखें, या मैं अपने वटवृक्ष को पीछे का जाकर देखूंगा, मेरी 7 पीढ़ी पीछे क्या अप डाउन आए थे, कैसे मेरी तीसरी पीढ़ी या 7वीं पीढ़ी अप पे रही होगी, कैसे हम डाउन पे गए, कैसे अप पे। तो कांग्रेस ने अपना मैक्सिमम अपेक्स जो है वो 2004 ये कह लें 2014 तक छू लिया था, ठीक है ना। वहाँ से उनका डाउन जा रहा है। अब ये डाउन पीरियड कब तक चलेगा बता नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी 1984 से राइजिंग मोड पे चल रही है, ये उनका टॉप है, एपिटोम आया है अभी उनका। बिल्कुल। अब वो कब तक टॉप पर रह पाएगी कहा नहीं जा सकता, कभी न कभी डाउन पे आएगी, वापस कांग्रेस पार्टी जो डाउन पे आई वापस अप पर आएगी। तो ये एक सर्कल है, ये नेचर का सर्कल कह लो या कुछ भी कह लो, ये ऐसा होता है। तो जब तक वो पोजीशन पे रहेंगे, वो अपने हिसाब से अपने आइडियोलॉजी पर काम करेंगे। उनकी आइडियोलॉजी अलग है, वो उनकी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया,
चेंज ऑफ कल्चर, वर्क कल्चर में चेंज, और पिन पॉइंट टारगेट करके राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने अदर पार्टियों को सिखाना शुरू कर दिया है। वो लोग भी उसी चीज को अडाप्ट कर रहे हैं कहीं ये ना उसी चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। कर्नाटका में हमने देखी ये चीज। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है ये चलती जाएंगी और आगे भी चलती जाएंगी। आपको जो कहना हो कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमारी लाइन पर चल रहे हैं, हमारी लाइन पर चल रहे हैं। कब तक चलेंगे? जब तक कि मॉब इनकी लाइन को एक्सेप्ट करता जाएगा। और वो रेशो अभी इंडिया में ज़्यादा है, इसलिए जो लोग मोदी मीडिया के को ज़्यादा फॉलो करते हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनके फॉलोअर ज़्यादा है। Okay. सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही है अभी मॉब की, मतलब हम एक भीड़ की बात कर रहे हैं। कई सारी न्यूज़ को हम लोग देखते हैं कि किसी राज्य में उस राज्य सरकार के खिलाफ यदि कोई नेगेटिव खबर आती है उसको कम दिखाया जाता है या फिर उसको कई बार तो दबा दिया जाता है। बंगाल में भी हम लोग ये चीज़ एक बड़े स्तर पर देख चुके हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एड्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो इन्फ्लुएंस करते हैं इनको? क्योंकि आखिर में है तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, समाज सेवा करने ये लोग नहीं बैठे, इनको भी पैसा कमाना है। तो क्या एड न्यूज़ को अफेक्ट करते हैं? कमर्शियल एस्पेक्ट से अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल ये मैनेजमेंट की पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। क्योंकि पिछले 10 साल में देखा गया है इतने सारे न्यूज़ चैनल आ गए हैं, बाजार में कंपटीशन इतना हो गया है कि इनको सर्वाइव करने के लिए विज्ञापन नहीं मिल रहे हैं, या इतने कम विज्ञापन मिल रहे हैं, या यूँ कहें कि विज्ञापन के रेट इतने कम हो गए हैं कि वो उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब इनको सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है तो यहाँ पर सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, सरकार के जनसंपर्क विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हर सरकार 2 तरह के काम करती है। एक तो प्राइवेट न्यूज़ चैनलों को एड देकर उनको रेवेन्यू मुहैया कराती है, और उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंडीशन डाल देती है कि यदि हम आपको रेवेन्यू दे रहे हैं, एड दे रहे हैं, तो आप हमारी बखिया उधेड़ने का काम करेंगे तो ऐसा तो नहीं चल सकता। या तो आप एड ले लीजिए या हमारी बखिया उधेड़ दीजिए, ठीक है ना। और यदि आपको बखिया उधेड़ना हो तो ठीक है, आप कर लीजिए। क्योंकि बाजार में इतने सारे न्यूज़ चैनल हैं कि जो सरकार की बकिया उधेड़ने के बजाय सरकार के रेवेन्यू को लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो इनका रेशो ज़्यादा है। मान लो सपोज करो कि 10 न्यूज़ चैनल हैं, उसमें से 8 सरकार का रेवेन्यू ऐड के रूप में ले रहे हैं और 2 नहीं ले रहे हैं कि हम तो बकिया उधेड़ेंगे ही, तो आप उधेड़ते रहिए, ये 10 लोग तो हमारे साथ हैं। ये चीज़ें होती होती जब आगे बढ़ती हैं, जब उस चैनल को लगता है कि यार रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा है, मैं इतना बड़ा सेटअप कैसे चलाऊंगा, इतने लोगों को कैसे मैं सैलरी दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, आप हमें भी उपकृत कीजिए, ऐड दीजिए। आपने देखा होगा यूपी इलेक्शन के समय कितने ऐड आए। सर कोई भी इलेक्शन देख लीजिए, मतलब पर्टिकुलर जो वेबसाइट रहती हैं या न्यूज़पेपर, हमारे यहाँ पे हम एमपी में बैठे हैं, दिल्ली के इश्तेहार हमारे यहाँ के अखबारों में आते हैं। आरोप भी लगते रहते हैं पार्टियों पर कि आप जनता के पैसे का इस्तेमाल आप इस चीज़ में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अफेक्ट तो मतलब कर ही रहा है ये। बिल्कुल कर रहा है ना। देखो इसके पीछे क्या है, भारत के संविधान अनुच्छेद 19 में लिखा है आम आदमी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और पूरे संविधान में कहीं भी प्रेस और मीडिया शब्द का जिक्र नहीं है। प्रेस और मीडिया क्या है? क्योंकि ये मान लिया गया है कि मीडिया, प्रेस और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस या उसमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं, ये जितने भी संस्थानें जो सूचना प्रसारण प्रवाह करते हैं, ये सब आम आदमी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आते हैं। अनुच्छेद 19(1) में सबको ये अधिकार दिया है। 70 के दशक से मीडिया प्रोफेशनल होना चालू हुआ, 80 तक उसको प्रोफेशनल, लिटरेट, जर्नलिस्टिक, पढ़े लिखे जर्नलिस्टिक मिलने शुरू हुए। जर्नलिज्म की पढ़ाई करने वाले संस्थान खुल गए, उसका सिलेबस बन गया, सिलेबस सेट हो गया। प्रोफेशनल लोग जो है वो मीडिया में आने लगे, मीडिया में वेरिएशन होने लगा, डाइवर्सिटी होने लगी। ये सब पढ़े लिखे जर्नलिस्टिक नॉलेज वाले बच्चों के कारण हुआ। अब इसी दौर में
जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो मल्टीनेशनल कंपनियां भी हमारे यहाँ आई, मार्केट ओपन हुआ, नई नई चीज़ें आई। पहले सिर्फ कोलगेट टूथपेस्ट ही हुआ करता था, ये यूँ कहे कि उसके पहले काला दंत मंजन होता था या डाबर लाल दंत मंजन होता था। कोलगेट आया, कोलगेट के बाद उसके कंपटीशन में 10 तरह के पेस्ट आ गए। पहले क्लिनिक प्लस 1-2 शैम्पू हुआ करते थे, आज सैकड़ों शैम्पू आ गए। महिलाओं के ब्यूटी के जो आइटम होते थे, आप मेल भी पॉन्ड्स पाउडर लगाता था और महिलाएं भी पॉन्ड्स पाउडर लगा लेती थी, हाँ, ठीक है ना। फेयर एंड लवली आया तो उसने कहा कि भाई अब बस आप 7 दिन फेयर एंड लवली लगाइए, गोरे हो जाएंगे। उस बाद में उसके ऊपर केस वेस हाँ। हुआ, बाद में बहुत बारीक नाम भी बदल दिया अब तुमने दिया, उसका। नाम भी हाँ। बदल दिया, ठीक है ना। फेयर एंड लवली के भी 10 कॉम्पिटिटर आ गए। जब देखा कि मार्केट इतना खुल रहा है तो शाहरुख खान के एड वाला, मेल आदमी भी लगा। मेल का गोला हाँ। होने वाला भी एड आ गया ना। हाँ, ये उदाहरण बता रहा हूँ कि मार्केट में जब कंपटीशन बढ़ा, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, विज्ञापन बाजार खुला, तो ये उसके वजह से मीडिया में प्रोफेशनलिज्म हावी हुआ। यहाँ पर भारत सरकार को उसी समय एक लाइन खींच देनी चाहिए थी कि मीडिया, न्यूज़ मीडिया क्या है और मीडिया प्रोफेशनल क्या है। यहीं से क्या हुआ कि क्रॉस मीडिया ऑनरशिप भी स्टार्ट हो गई। अच्छा। कैसे? पहले इंडिया टुडे ग्रुप इंडिया टुडे बुक निकालता था, इंडिया टुडे ग्रुप स्टार्ट हुआ, आज तक न्यूज़ चैनल स्टार्ट हुआ। आज तक जब एसपी सिंह साहब ने स्टार्ट किया तो क्योंकि पहले उस समय प्राइवेट न्यूज़ चैनल नहीं हुआ करते थे, दूरदर्शन पे स्लॉट मिलता था, तो मंडे टू फ्राइडे आधे घंटे का स्लॉट आज तक को मिलता था। अच्छा। एसपी सिंह साहब, मैं उस समय जब आईएमसी की पढ़ाई कर रहा था तो उनसे जब हम आईएनएस बिल्डिंग में जाते थे तो एसपी सिंह साहब से भी मुलाकात होती थी, क्योंकि उस समय मेरे जो बॉस थे वो अनुज गुप्त थे, जो नवभारत अखबार के ब्यूरो चीफ होते थे। तो अच्छा वाक्य बताऊं, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ इसको। तो दीपक चौरसिया मेरे सीनियर थे, अच्छा। वो भी नवभारत में अनुज गुप्त जी के साथ काम करते थे, जूनियर। और चूंकि मैं आईएमसी में पढ़ रहा था तो हम पढ़ने के बाद उनके पास सीखने जाते थे कि साहब कुछ भी काम अगर मिल जाए तो हम कर लेंगे, हम तो पढ़ रहे हैं। तो एसपी सिंह साहब अनुज गुप्त सर के पास आए। वहाँ पर उमेश उपाध्याय जी थे, अग्निहोत्री जी थे, शरद द्विवेदी उस समय दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, वो अनुज गुप्ती, 4-5 लोग बैठे। तो एसपी सिंह साहब चूँकि नवभारत टाइम्स के संपादक हुआ करते थे, उन्होंने छोड़कर जो है टीवी टुडे ग्रुप ने उनको लिया कि साहब हमको आज तक स्टार्ट करना है, आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो दूरदर्शन पे चले, ठीक है ना। तो एसपी सिंह साहब ने कहा यार मुझे नए लड़कों की ज़रूरत है जो पढ़े लिखे हो, जर्नलिस्टिक नॉलेज हो, अलग हो। तो अनुज गुप्ता जी ने कहा यार ये दीपक चौरसिया है, इसको ले जाइए। उन्हीं के साथ रामनारायण उपाध्याय थे जो बीजेपी बीट कवर करते, शायद दिल्ली में अभी भी होंगे, इनको ले जाइए। और तो एसपी सिंह साहब ने कहा कि चलोगे तुम? बोले हाँ मैं भी था। बोले इन्हें ले जाइए, लेकिन ये तो अभी पढ़ रहे हैं आईएमसी में। तो मैंने कहा सर मैं तो पढ़ रहा हूँ। बोले नहीं यार अब आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी क्योंकि मुझे स्टार्ट करना है, तो दीपक तुम कल आ जाओ। और दीपक के साथ एक और थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, वो रामनारायण श्रीवास्तव उस समय नहीं गए। अच्छा। जैसे 3 लोग थे। तो सर करना क्या पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना है, कैमरामैन कैमरा चलाएगा, जैसे आप यहाँ न्यूज़ बनाते हो उसी को टीवी फॉर्म में जो है आपको बोल कर दिखाना है और इसी न्यूज़ को आपको बोल के बताना है, बाकी हम हमारे एक्सपर्ट आपको बता ही दिए। बोले ठीक है। तो दीपक चौरसिया जो है वो आज तक में जब दूरदर्शन पर आधे घंटे का मंडे टू फ्राइडे आज तक चलता था, तब से स्टार्ट हुए। उसके बाद मेरा बैच जब पास आउट हुआ तब आज तक एक रेगुलर नियमित चैनल बन चुका था। तो मेरे साथ के संगीता तिवारी जो अभी यूएनआई में है, अभी एबीपी न्यूज़ में थी,
सुभाष कदम, सागर, ये विकास मिश्र जो अभी फिलहाल न्यूज़ नेशन में आज तक में थे, वो कुछ समय के लिए सुप्रिय प्रसाद जो भी आज तक के चैनल है वो भी आज तक में गए थे, ये लोग गए। मैं जी न्यूज़ वर्ली गया था और हमारा पूरा बैच जो है हाँ, वो मनोरंजन भारती और रवीश कुमार ये एनडीटीवी गए थे। अच्छा। तो सारा बैच हमारा खपत हुआ और आपको मैं बताऊं कि शुरुआती दौर में 3,500 रुपये मिलते थे। दीपक चौरसिया की शुरुआत भी 3,500 या 5,500 रुपये से हुई थी, हाँ, क्योंकि आधे घंटे का प्रोग्राम था, दिन भर कवर करना है। तो इस तरह से जो है टीवी चैनल की शुरुआत हुई। बाद में सारे प्राइवेट न्यूज़ चैनल आ गए। मीडिया में कंपटीशन हुआ, प्रोफेशनलिज्म हावी हुआ, एड कंपनियों में कंपटीशन हुआ। यहाँ पर यहीं से अगर मीडिया में मीडिया प्रोफेशनल होने की शुरुआत हुई, तभी भारत सरकार को यहाँ पर एक गाइडलाइन तय कर देनी चाहिए थी, जो आज तक नहीं बनी। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे रेवेन्यू जनरेशन मीडिया खासकर न्यूज़ चैनलों का मेन सब्जेक्ट बन गया और जो संपादक होते थे, जो वैचारिकता के साथ न्यूज़ चैनल को जन जन तक न्यूज़ के जरिए जोड़ कर रखते थे, वो ख़त्म होता चला गया। मैनेजमेंट हावी हो गया, मैनेजिंग एडिटर हाँ, पर आ गए, मैनेजिंग डायरेक्टर आ गए, वो सब कुछ तय करने लगे। अब संपादक की भूमिका सेकेंडरी हो गई, मैनेजमेंट की जो भूमिका शुरुआत में हमने बात करी थी समाज के दर्पण वाली, वो यहीं पर खत्म होना शुरू हो गई थी, बिल्कुल। क्योंकि अब पैसा अब इन्वॉल्व आज के ज़्यादा दौर हो का गया था। मीडिया में आपको क्या बताऊँ, हाँ। आज के दौर का मीडिया न्यूज़ नहीं दिखा रहा है, हाँ, सिर्फ मैसेज कन्वे कर रहा है। सर ये एक आज की मीडिया की आपने बात करी, तो ये डिबेट जो आजकल हम देखते हैं, वो डिबेट एक तो मेरे को समझ में नहीं आता कि इसमें आप दिखाना क्या चाह रहे हो, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। जी, और दूसरा, कुछ न्यूज़ चैनल तो पर्टिकुलरली ऐसे हो गए सर कि उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये शायद एंटरटेनमेंट ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब कि उनको जितना अभी जैसे एक क्लिप वायरल हुई थी, हम नाम नहीं लेंगे, जिसमें एक पत्रकार थी सर, वो स्टूडियो में थी और ये बिपरजॉय जो भी तूफान आया था उसकी क्लिप उनकी वायरल हुई थी। वो स्टूडियो में ऐसी एक्टिंग कर रही थी कि भाई बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, पीछे क्रोमा पे उनका पूरा शॉट चल रहा था। उसकी सर बहुत मजाक उड़ा, लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया कि आप पत्रकारिता को किस स्तर पर लेके जा रहे हैं। तो सर ये मतलब क्या चल रहा है? आपने अभी जो पैसे की बात करी, कहीं ना कहीं रिलेटेड ही है ये। देखो क्या है ना, पत्रकारिता में चेंज कैसे आया मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई दुकानदार या उसके पहले यूँ कहो कि एक ठेले वाला, फल फ्रूट बेचने वाला, हाँ, चाहे एप्पल हो चाहे मैंगो हो, चाहे बनाना केले हो, जब वो गोडाउन से माल भरता है बेचने के लिए, तो गोडाउन से तो माल इकट्ठा उसको मिलता है। वो क्या करता है, जब माल लेकर आता है ना, तो उसकी कैटेगरी डिसाइड कर देता है। जो बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे होते हैं उसको कपड़ा मार के चमका के रखता है, जो थोड़ा डल होते हैं उसकी एक कैटेगरी बनाता है, और जो बहुत वीक होता है उसकी एक कैटेगरी बनाता है। ठीक है ना, एप्पल में भी ऐसी होगा, मैंगो में भी ऐसी होगा, बनाना में भी ऐसी होता है। वो ये ठेले वाला है। अब शोरूम पर आप जाएंगे तो शोरूम वाला भी जो बेहतर से बेहतर चीज़ होगी वो उसको बेहतर लोकेशन वाले कॉर्नर पर उसको शो करता है, ताकि जैसे ग्राहक एंटर करता है उसका नजर सबसे पहले उस नजर पे सबसे पड़े। पहले हाँ, उसके ऊपर जाए। ठीक है ना, वो ऐसा क्यों करता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा आइटम जो है, मुझे जब तक मैं सेलेबल नहीं बनाऊंगा आइटम को तब तक ये बिकेगा नहीं। यदि मैं गोडाउन से फल फ्रूट भर कर ले आया और ठेले पर ऐसे ही चिल्ला कर बेच दिया ना, तो बिकने में कमजोरी आ जाएगी उसकी। ये यूँ कहेगा कि मुझे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेंगे उसको बेचने के लिए। यदि मैं उसको पॉलिश करके खूबसूरत कैटेगरी अलग बना दूँ, अट्रैक्टिव कैटेगरी अलग बना दूंगा, तो ग्राहक देख कर चल कर आएगा। ठीक है ना, तो ठेले वाला क्या करता है, 3 कैटेगरी बनाता है, हाँ, और जो सबसे लो कैटेगरी है उस पर आवाज़ लगाता है। 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, तो ग्राहक खींच के आता है। ग्राहक हाँ। देखता है कि उसको जो स्मार्ट कैटेगरी है उसको देखता है, और हाँ, वॉइस क्या लग रही है, 50 रुपए किलो। जब ग्राहक वहां जाता है कि एप्पल कैसा दिया भाई, हाँ। 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। अब वह ग्राहक कुछ कह भी नहीं सकता, हाँ, क्या 50 रुपए किलो बोल रहा है, हाँ है ना। है ना, ग्राहक किसको देखकर आया, 50 वाले को। 100 वाले को। हाँ। बहुत खूबसूरत तरीके हाँ, से। हाँ, हाँ, जस्ट यही हो रहा है मीडिया में आजकल। बिपरजॉय
कैसे आया, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, हाइपोथेटिकल उसको इतना हाइप दे दिया कि हम इसको कैसे बेचें, ठीक है ना? मतलब कई लोग तो ये कहने लगे कि यार टीवी वाले तो इतना कर रहे थे कि पूरा तूफान आ जाएगा, देश का पश्चिम तट बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। टीवी वालों ने तो बिल्कुल ज़बरदस्ती कमर तक पानी में खड़े रह रहे के चिल्ला-चिल्ला के कह रहे थे। हाँ। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक कि वो आइटम को बेचेंगे नहीं, तो न्यूज़ एक आइटम के रूप में बिक रही है न्यूज़ चैनलों में, समाचार के रूप में नहीं बिक रही है। ये सबसे बड़ी इस देश के मीडिया की कमज़ोरी है। मतलब ये बहुत बड़ा एक विषय जो है, आज की विषय वस्तु ही बदल चुकी है मीडिया को लेकर जो हम बोलते हैं। बिल्कुल। सर एक चीज़ और आती है, मतलब हफ्ता वसूली वाली, जो हम छोटी जगहों पर हम देखते हैं। तो मेरे भी संपर्क में कई सारे ऐसे अधिकारी आए हैं जिनसे मैंने इस बारे में बात भी करी है। वो बोलते हैं कि जो लोकल न्यूज़पेपर्स रहते हैं या जो लोकल पत्रकार रहते हैं, वो कई बार न्यूज़ छापने के उस पे या कुछ इस तरीके से बातों को घुमाकर उन्हें बताते हैं कि आपको हमारी इतनी पूर्ति करनी, वरना हम इस चीज़ को छाप देंगे या पब्लिश कर देंगे। ये वाक़ई में सत्य है? देखो ये कुछ हद तक सत्य है, इससे इनकार नहीं करूँगा और इसके पीछे कारण भी है। कारण ये है एक कि छोटी-सी चर्चा और ऐड कर देता हूँ, हाँ, आरटीआई भी सर। जी, क्योंकि कई लोग सर आरटीआई का भी उपयोग आज की तारीख में इस तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल आरटीआई का उपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, और जो पहला क्वेश्चन हाँ। आपका जो था उसका मैं जवाब दूँगा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि जब मीडिया के संस्थान खुल गए, मीडिया का सिलेबस बन गया, मीडिया की पढ़ाई होने लगी, मीडिया के प्रोफेशनल आउट होने लगे, बाज़ार में मिलने लगे, तो उनको रोज़गार देने के बजाय नॉन जर्नलिस्टिक लोगों को ये पत्रकारिता संस्थान अपने यहाँ रख रहे हैं। ये हमने शुरुआत में जो बात करी। शुरुआत में हाँ। जो की थी। और बीच में मैंने जो कहा था ना कि पत्रकारिता की इथिक्स और गाइडलाइन नहीं बनी, प्रोफेशनल होने के बाद भी और देश आज़ाद होने के बाद भी देश के नवनिर्माण के समय इसकी गाइडलाइन बन जाना चाहिए थी। क्यों नहीं बनी? कि भाई हमें देश का पुनर्निर्माण करना है, तो ये बुद्धिजीवी, साहित्यकार, इनकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद नई पीढ़ी जो आएगी, उसके लिए हमें हम क्या गाइडलाइन बनाएँ कि इनके जगह पे ये जब लोग रिप्लेस होंगे तो उनका मिनिमम एजुकेशन, उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये तय हो जाना चाहिए था। नहीं हुई। क्यों? और ये आज भी नहीं हुई। कारण ये है कि जब कोई डॉक्टर एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, तो उसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जब कोई एडवोकेट लॉ की पढ़ाई करता है, उसको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है। लेकिन जब कोई बंदा मीडिया में जाता है, तो उसके लिए कुछ नहीं है, कोई उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी भी नहीं है, मिनिमम बेस भी नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं, कोई एथिक्स नहीं है। मुर्गी बेचने वाला भी, हॉकर भी, कबाड़ी बेचने वाला भी समाचार पत्र खोल सकता है, यदि उसके पास पैसा है तो चैनल खोल सकता है, वो किसी समाचार का एजेंट भी बन सकता है, वो समाचार भी भेज सकता है, खुद को पत्रकार शो भी कर सकता है और किसी के पास न्यूज़ लेने भी जा सकता है और उसको ब्लैकमेल भी कर सकता है उस संस्थान के नाम से। क्यों? क्योंकि कहीं कोई गाइडलाइन ही नहीं बनी, कुछ ऐसा कोई विधान भी नहीं बना। अब मैंने बीच में आपको एक चीज़ कही थी, क्रॉस मीडिया ऑनरशिप, वो तो हुई। मल्टी ऑनरशिप वाला सेक्टर भी मीडिया में घुस रहा है अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें खासकर मैं जिक्र करूंगा रियल एस्टेट में। हाँ। अब कोई कॉलोनी काट रहा है, वो भी अखबार स्टार्ट कर दिया, उसको मालूम है कि मेरी कॉलोनी, मेरे रियल एस्टेट का बिजनेस तो अपनी जगह चलेगा, कमाई तो ऐसी में ही है, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करना है तो मेरा एक न्यूज़ चैनल भी हो। कोई पॉलिटिशियन राजनीति कर रहा है, उसको अपना पीआर बढ़ाना है, अपनी स्क्रीन पर अपनी बात दिखाना है, तो वो भी 2-4 उद्योगपतियों के साथ मीडिया सेक्टर में आ जाता है, अपना समाचार पत्र या अपना चैनल चालू कर देता है। सर शिवसेना के सामना को भी फिर आप इस कैटेगरी में डालोगे क्या? देखो शिवसेना का सामना तो बहुत सालों से आ रहा है, बहुत बाला साहब सारा- ठाकरे के समय से। और
बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को पहुंचाने के लिए ही उन्होंने अपनी विचारधारा को स्प्रेड करने के लिए सामना की मतलब स्थापना सर की, वो विचारधारा के लिए था, ना कि न्यूज़ के लिए। ना कि प्रोफेशनल न्यूज़ के लिए वो विचारधारा के और लिए। प्रोफेशनलिज्म के लिए भी नहीं था। हाँ। आज भी आप देखिएगा सामना जो है वो कभी भी किसी को विज्ञापन वगैरह इसके उसके लिए या हुँ, हुँ। कहीं जंगल पड़ा हुआ है वहाँ पर एक पॉश कॉलोनी बन रही है, आप आ जाओ और खरीद लो, यहाँ पर जो है भविष्य में ये सिंगापुर बन जाएगा, ऐसा काम नहीं करेगा। अच्छा। ऐसा काम कभी सामने में नहीं देखा होगा आपने। लेकिन देश के दूसरे अखबारों में आप देख लीजिए, जंगल में वो टाउनशिप बना देते हैं और उसको ऐसा हाइपोथेटिकल उसको ऐसा शो करते हैं कि यदि आज आप यहाँ प्लाट ले लेंगे तो 5 साल बाद ये सिंगापुर जैसा हो जाएगा, आप इन्वेस्ट कर दीजिए। वो 5 साल बाद जुबरी तलैया भी नहीं। पाठकों को न्यूज़ देने के बजाय वो मिसगाइड कर रहे हैं, जबकि समाचार पत्र का पहला काम पाठक को सही राय देना है। पत्रकारिता समाज का दर्पण होती है, पाठक आप पर भरोसा करता है। पाठक समाचार पत्र इसलिए पढ़ता है, न्यूज़ चैनल इसलिए देखता है कि उसको कहीं ना कहीं कोई अच्छी चीज़ या सत्य चीज़ मिल जाए, है ना। जब मीडिया संस्थान ही अपने फायदे के लिए पाठकों को मिसगाइड करने लगेंगे तो उसका तो मीडिया से ऑथेंटिसिटी वहीं खत्म हो गई सर। खत्म हो जाएगी। तो जो पहली बात जो आपने कही थी कि एक तो मीडिया के प्रोफेशनलिज्म होने के ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं बनी, कोई आचार संहिता नहीं बनी, कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी सेट नहीं हुई। इस वजह से कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो समाचार चैनल, न्यूज़ चैनल, समाचार पत्र सेक्टर में आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल में काम करने वाले लोगों की मिनिमम एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होनी चाहिए ये भी तय होना चाहिए, वो नहीं हुई। आज मास कम्युनिकेशन या मीडिया लिटरेट बंदे बेरोजगार घूम रहे हैं और ये जितने भी न्यूज़ चैनल और ये जो पैरेलल बिजनेसमैन जो न्यूज़ चैनल अखबार खुल रहे हैं, ये लोग नॉन जर्नलिस्टिक लोगों को बहुत कम या फ्री में या उल्टा न्यूज़ चैनल की आईडी के पैसे लेकर उनको न्यूज़ आईडी दे रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि इसकी एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी और योग्यता क्या है। हाँ। अब क्या होता है, मैं जानता हूँ आज के दौर में बहुत सारे नए नए न्यूज़ चैनल तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर अपना चैनल आईडी बेच रहे हैं। 10,000, 5,000, 15,000 ये लेते हैं आईडी के, और आप जाइए अपने क्षेत्र में न्यूज़ भेजिए और साल 6 महीने में हमें इतना विज्ञापन दे दीजिए, है ना, हम आपको इसमें इतना कमीशन देंगे और बाकी आपका रख लीजिए। मतलब आप फ्रीलांस भी काम करो और ये हमारी हाँ। तरफ से आपका। आप जो न्यूज़ भेज रहे हो उसका हाँ। हम आपको कुछ नहीं देंगे। अच्छा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो बंदा, उसके ऊपर विज्ञापन लाने का भी प्रेशर, उसने जो 10-15 हज़ार रुपये में 5-10-15 हज़ार रुपये का आईडी लेकर आया या संवाददाता बना या सो-कॉल्ड संवाददाता बना, उसको वो भी निकालना, अपना परिवार भी चलाना है। अब वो क्या करेगा जब फील्ड में जाता है? तो इसी तरीके से लोगों को वो ब्लैकमेल करता है या यूँ कहें कि धमकाता है कि मैं ये न्यूज़ बना दूंगा, ये न्यूज़ छाप दूंगा, आप में ये कमी है, आप पैसा दीजिए। और अगर वो नहीं देता है तो फिर वो आरटीआई के थ्रू आपकी जानकारी निकालेगा। जानकारी निकालने में फिर जो अगर आपके पास कुछ आ जाती है, कोई भी त्रुटि आ गई तो उसके पास तो वो न्यूज़, अखबार, चैनल जो सो कॉल्ड जो भी है उसके क्योंकि उसको तो सर्वाइव करना है ना, उसको उसका अखबार वाला, उसका चैनल वाला जो है, जो अच्छे न्यूज़पेपर, अच्छे अखबार वाले हैं, वो अपने संवाददाताओं को पैसा देते हैं, उनसे पैसा लेते नहीं हैं। उनका पैरेलल बिजनेस या विज्ञापन टीम रहती है, वो अपना विज्ञापन का काम करती है। न्यूज़ चैनल वाले जो एडिटोरियल से जुड़े संवाददाता रहते हैं वो अपना न्यूज़ भेजते हैं, वो उनको पेमेंट करते हैं, उनका बाकायदा एग्रीमेंट साइन होता है। लेकिन ऐसे संख्या कम है। और जो सेकंड टाइप कैटेगरी के अखबार और न्यूज़ चैनल जो हैं, और आजकल तो एक नया दौर चालू हो गया, यूट्यूब पर भी चैनल बन गए हैं और पैरेलल कई सैटेलाइट चैनल एक कमरे वाले भी बन गए हैं। ये जिला स्तर, तहसील स्तर पर भी अपने संवाददाता
मुकर्रर करने लगे और उससे पैसा लेने लगे। उनको पैसा देना तो दूर, उल्टा पैसा ले लेते हैं। तो वो बंदा जो अपने परिवार को चलाएगा, पालन पोषण करेगा, वो यही काम करेगा। तो मेरा तो एक ही कहना है कि एक गाइडलाइन सेट होनी चाहिए। मीडिया कर्मी कौन, मीडिया में काम करने वाला जो अपने आप को पत्रकार कह रहा है, उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी तय हो। वो पत्रकार या जर्नलिस्टिक शो कर रहा है तो उसका एक एथिक्स कोड बने, है ना, एक आचार संहिता बने, और इसको बाकायदा सीआरपीसी और आईपीसीबी में मर्ज हो। अभी क्या होता है, कोई बंदा जो किसी मीडिया कर्मी के हाथों फ्रॉड का शिकार होता जाता है, जब थाने जाता है, फरियादी फरियाद करता है कि साहब ये व्यक्ति फर्जी पत्रकार है, आप मेरी रिपोर्ट लिखिए, तो थानेदार पूरा सीआरपीसी को खंगाल देगा, आईपीसी को खंगाल देगा। वो तय ही नहीं कर पाएगा कि मैं इस फरियादी की फरियाद कैसे लिखूं कि ये फर्जी पत्रकार है। क्यों? क्योंकि पत्रकार होना डिफाइन ही नहीं है, पत्रकार होने की डेफिनेशन ही नहीं है। जब वो देखो, क्राइम क्या होता है, अपराध क्या होता है, वायलेशन ऑफ एक्ट या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन होना ही अपराध है। तो संविधान में ये चीज है ही नहीं, उल्लेख ही नहीं है जिस चीज का, तो उसका उल्लंघन कैसे होगा? वो आईपीसी ढूंढेगा कि पत्रकार कौन, सीआरपीसी आईपीसी में वो दर्ज हो कि धारा ये कहती है कि ये व्यक्ति पत्रकार हो, और अगर ये व्यक्ति पत्रकारिता के नाम से कुछ कर रहा है तो ये वायलेशन होगा इसका, और इस वायलेशन के एक्ट के तहत उसकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। तो क्या होता है, वो सेट ही नहीं है तो अपराध कहाँ दर्ज होगा? जब पत्रकार के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं होगा तो पत्रकार तो वापस खुला हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में अगर कुछ दूसरे तरीके का अपराध उस पत्रकार ने किया है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। क्या गाली गलौज करी, क्या हाथापाई हुई, तो 323, 594 इस तरह की धारा उसके खिलाफ लगाते हैं सपोर्टिंग में। हाँ। लेकिन ये कोई धारा नहीं लगाते कि ये फर्जी पत्रकार है या नहीं है, किसी कोई ठोस धारा नहीं जिससे कि आप उस चीज को आगे रोक सको। हाँ, इसी वजह से मैंने आपको बताया था ना कि अंडे की दुकान चलाने वाला, पानी पूरी चलाने वाला भी पत्रकार बन रहा है, हाकर भी पत्रकार लिख रहा है, गाड़ी पर भी लिखता है, धमकाता भी चमकाता भी है। और इसके कारण देखो, अब मैं महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। क्या होता है ना, मीडिया की जर्नल इमेज, जो अच्छे मीडिया कर्मी, अच्छे चैनल, अच्छे संस्थान जो बड़े बड़े घोटाले उजागर करते हैं और आम पब्लिक उनको देखते हैं, तो मीडिया की और मीडिया रिपोर्टर की वो जनरल इमेज बनती है। उसके कारण बदमाश लोगों में या चालाकी करने वालों में खौफ पैदा होता है, या चोरी करने वालों में खौफ पैदा होता है। तो वो जनरल इमेज जब पब्लिक में है, इस जनरल इमेज के कारण ही वो जो फर्जी पत्रकार या डुप्लीकेट पत्रकार जब जाता है तो आम लोगों के बीच में वो एक सामान्य इमेज मीडिया की और पत्रकारिता की जो बनी हुई है वो उससे घबराता है, ना कि इससे। अरे यार, पत्रकार आया है, उसको ये नहीं मालूम कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, जेन्यून है या फर्जी है। वो उस जनरल इमेज के कारण उसको रिस्पेक्ट देता है। अरे यार, पत्रकार आया, मीडिया वाले आए, बैठिए बैठिए सर बैठिए। तो इसको जो रिस्पेक्ट मिल रहा है ना, वो उस जनरल इमेज के कारण मिल रहा है, जो अच्छे लोग, अच्छे पत्रकारिता संस्थान घोटाले उजागर करके सामने ला रहे हैं। अब क्या हो रहा है, इसी तरह के लोग जब फर्जीवाड़ा करके, ब्लैकमेल करके हफ्ता वसूली करते हैं, तो इनके कारण जो नेगेटिविटी बनती है आम लोगों में, इस नेगेटिविटी का इम्पैक्ट भी उन अच्छे मीडिया संस्थानों, अच्छे लोगों को भुगतना पड़ता है। तो इसी कारण मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक आचार संहिता बननी चाहिए, एक प्रोफेशनल कोड बनना चाहिए कि मीडिया में कौन लोग इंटर करें और मीडिया या पत्रकार कौन लोग कहलाए, और उसका बाकायदा जो है सीआरपीसी और आईपीसी में वो मेंशन हो। अगर वो कोई अपराध दर्ज होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो और सजा का भी प्रावधान। सर, एलिजिबिलिटी की आपने बात कही तो सोशल मीडिया की बात आ जाती है। सर ने यूट्यूब का भी जिक्र किया। सर, यूट्यूब पे तो आज की तारीख में सब लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। मतलब हम कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों को देखते हैं, जैसे अजीत अंजुम जी की हम बात कर लें, अब तो रवीश कुमार जी भी उसके ऊपर आ चुके हैं। तो फिर जब बड़े पत्रकार भी उसके ऊपर आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट लोग भी उसके ऊपर हैं,
सर एक डिफरेंशिएट कैसे क्रिएट होगा? क्योंकि आपने शुरुआत में ये भी बोला था कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ऐसे में सर फेक न्यूज़ भी आती है। अब एक व्यूअर को ये तो नहीं पता कि ये ऑथेंटिक है और ये नहीं है, तो ऐसे में सर बड़े पत्रकार भी हैं वहाँ पर, छोटे पत्रकार भी हैं। अब एक व्यक्ति यूट्यूब पे रवीश कुमार जी को देखता है और बोलता है नहीं ये सत्य की बात कर रहा है, और उसी प्लेटफॉर्म पे अगर उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तो दूसरे किसी व्यक्ति को सुनता है, तो उसको लगेगा नहीं इस प्लेटफॉर्म पे तो ऑथेंटिक चीज़ आ रही है। तो सर हम उस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर आज की जनरेशन जो है उस चीज़ को कैसे आगे रोक सकती है, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने से? देखो यूट्यूब पे जितने भी बड़े-बड़े पत्रकार आ रहे हैं, उनका एक बड़ा फॉन फॉलोइंग ग्रुप है। वो जो लोग भी उनसे जुड़े हैं, वो उनको पसंद करते हैं, उनकी भाषा को पसंद करते हैं, उनकी पत्रकारिता को पसंद करते हैं। कहीं न कहीं इसीलिए वो उनसे जुड़ते हैं या उनको वो अच्छा मानते हैं या उनके एनालिसिस को अच्छा मानते हैं। ठीक है ना? अब ये क्या हो रहा है, जैसे आपने एक बात कही थी कि बहुत सारा मीडिया जो है उसके ऊपर गोदी मीडिया होने के आरोप लगे हैं। और वो एक ही फ्लो में जो है सारी चीज़ को जो है बताते चलते हैं। ये यूँ कहे कि सारा मीडिया मिलकर जो है एजेंडा सेटिंग पर काम कर रहा है। बहुत सारा व्यूअर जो है, हमारा बड़ा व्यूअर का बड़ा तबका जो मीडिया को जानता पहचानता है या मीडिया को, सोशल मीडिया को एंटरटेन करता है, उसमें मीडिया लिटरेसी है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो एनालिसिस कर लेता है कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो वो उस मामले के सत्य की तलाश में अपने जो भी प्राइवेट पत्रकार है जिन्होंने अपने अपने न्यूज़ प्लेटफॉर्म बनाए हैं, वो उन पर जाता है, पत्रकार वो हैं या नहीं है वो ये भी समझ सकते हैं। एनालिसिस ये कर literacy लेता तो है। आपने हाँ, बताया। वो वहाँ जाकर देखता है कि वाकई में सत्य क्या है, हाँ। ये लोग क्या कहते हैं, है ना, दूसरा क्या कहता है। और फिर जब वो 2-3-4 प्लेटफॉर्म को देख लेता है, तब वो अपने दिमाग का उपयोग करता है कि इसमें सत्य क्या है। क्योंकि मैंने बताया ना कि ये सोशल मीडिया है ना, ये धीरे-धीरे लोगों को डिजिटली एजुकेट भी कर रहा है, अच्छे और बुरे की पहचान करना सिखा रहा है ना। और ये सोशल मीडिया को ये काम जो जो करना पड़ रहा है, ये आज से 8 साल पहले अगर भारत सरकार अपने एजुकेशन सिलेबस में इसको डाल देती या ऐसा कुछ पैरेलल सेटअप जमा देती जिससे लोग फ्रॉड होने से बच जाते, क्योंकि वो डिजिटल एजुकेटेड नहीं है, सोशल मीडिया एजुकेटेड बहुत सारा हमारा, देखो 72% आबादी हमारी अभी भी गाँव में रहती है, और हमारी ग्रामीण आबादी हो चाहे शहरी आबादी हो, मोर देन 60% हैंडसेट आजकल स्मार्टफोन हैं, वो लोगों के पास हैं। अब ऐसे ऐसे लोगों के पास स्मार्टफोन हैं और वो स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको सोशल मीडिया नहीं मालूम, सोशल मीडिया कैसे ऑपरेट करते हैं ये नहीं मालूम, इसके नफ़ा नुकसान नहीं मालूम, इसके नेगेटिव पॉजिटिविटी नहीं मालूम, वो लेकिन वो यूज़ कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उनको एजुकेट किया ही नहीं गया। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए था, जो नहीं आया। यही कारण है कि हमारे बहुत सारे लोग फ्रॉड के शिकार होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार होते हैं, उनके पैन कार्ड से पैसा निकल जाता है, ये ऑनलाइन स्कैम्स वगैरह। ऑनलाइन स्कैम्स वगैरह, है ना, उनको लिंक आ जाती है, वो लिंक को अच्छा बहुत सारे बीच में मैसेजेस आ जाते हैं, वो गलती से ओके कर देता है, किसी ने QR कोड भेज दिया, उसको नहीं मालूम, वो स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, उसको ओके कर दिया। तो अच्छा ये जो जितना भी फ्रॉड हम सुन रहे हैं ना, ये तो 2% है, 98% तो सामने आता ही नहीं है। वो कई लोगों के पास, मैं जिनको जानता हूँ, किसी का 10-20 हज़ार रुपया बैंक से उड़ गया, वो बताते ही नहीं, बोलते यार कहाँ पुलिस के पास जाएंगे, क्या करेंगे। बहुत सारे शुरुआती दौर में तो अच्छे पढ़े लिखे लोग भी गलती से, मैं दूसरों की क्या बात कहूँ, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अच्छा सर। मेरे अपने साथ फ्रॉड हो गया। हाँ। वो ऑनलाइन फ्रॉड नहीं हुआ, मेरे साथ तो फिजिकल फ्रॉड हुआ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये साइबर फ्रॉड जो होते हैं, वो उसमें मैक्सिमम रोल जो है वो
हमारे जितने भी स्मार्टफोन यूज़र हैं पूरे देश में, वो स्मार्ट लिटरेट नहीं है लेकिन स्मार्टफोन यूज़र हैं, उनको लिटरेट होना ज़रूरी है। और इसके लिए भारत सरकार को एक स्कूलों में, कॉलेजों में, संस्थानों में या पैरेलल एक इस तरह के ओरिएंटेशन कोर्स या सब्जेक्ट के कोर्स या प्रिवेंशन के कोर्स, छोटे छोटे पैकेज चलाना चाहिए जागरूकता के लिए। जागरूकता के लिए, ताकि हमारी पिछली पीढ़ी, प्रौढ़ पीढ़ी, यूथ पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी जागरूक हो सके और इस तरह के फ्रॉड से बच सके। सर, एक विचारधारा की बात होती है कि हम किसी पत्रकार की बात करते हैं तो विचारधारा को आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्योंकि हम पत्रकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अनबायस्ड होकर बात करेगा। हमने न्यूज़ चैनल्स का मान लिया कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं वो, लेकिन पत्रकार निजी तौर पर जो अपने विवेक से काम कर रहे हैं, जिनको हम पत्रकार मानते हैं, जो एजुकेटेड है उस फील्ड में, तो उनका अनबायस्ड होना या उनकी विचारधारा जो उनकी है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है? देखो क्या है, जितने भी पत्रकार हैं जो न्यूज़ चैनलों और समाचार पत्रों से जुड़े हैं, वहाँ पर तो उन पत्रकारों की अपनी कोई विचारधारा नहीं चलती, वहाँ पर उन पत्रकारिता संस्थान की विचारधारा चलती है, मालिक की विचारधारा चलती है या मैनेजमेंट ग्रुप की विचारधारा चलती है। अच्छा। या आपको किस विचारधारा पर काम करना है, आपको किसको ज़्यादा उठाना है, किसको ज़्यादा दिखाना है, किसको कम दिखाना है, किस मुद्दे पर आपको ज़्यादा एग्रेसिव होना है। उठाना हाँ। है ना? यदि मेरी सीमेंट फैक्ट्री है, मेरी लोहा फैक्ट्री है, मेरी ये है, तो मुझे जो है इस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है या इसकी नेगेटिविटी पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मेरा रियल एस्टेट सेक्टर का मेरा पैरेलल कारोबार है, तो मुझे रियल एस्टेट सेक्टर के बूम के बारे में ज़्यादा दिखाना है, उसकी नेगेटिविटी के बारे में कम दिखाना है ना? ये सारी चीज़ें जो हैं, जब से मीडिया प्रोफेशनल हुआ है या मीडिया में प्रोफेशनलिज्म या यूँ कहे कि कारपोरेटाइजेशन हावी हुआ है, तब से विचारधारा, वो प्राचीन और पुरानी विचारधारा तो खत्म हो गई है। प्रोफेशनल विचारधारा जो है वो हावी हो गई है। ये अपने नफ़ा नुकसान के हिसाब से विचारधारा सेट करते हैं, अपने पैरेलल बिजनेस के हिसाब से विचारधारा सेट करते हैं। पहले जो विचारधारा होती थी वो देश के निर्माण की होती थी, देश के समाज निर्माण की होती थी, संस्कृति निर्माण की होती थी, संस्कृताइजेशन की विचारधारा होती थी, कम्युनिज्म विचारधारा होती थी, गांधीज्म विचारधारा होती थी, कांग्रेस की विचारधारा होती थी, सबके विचार सेकुलरिज्म की विचारधारा होती थी, ठीक है ना? वो विचारधाराएं भी जो है अब सिमट कर सिर्फ सांस्कृतिक विचारधारा या भारतीय संस्कृति विचारधारा, यूं कहे कि दक्षिणपंथी विचारधारा और सेकुलर विचारधारा में कॉमन हो गई, क्योंकि हमारे कम्युनिज्म विचारधारा धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। सेकुलरिज्म की विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा के बीच में इस दौर में लड़ाई चल रही है, और ये विचारधारा सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो में आपको दिखेगी। बाकी तमाम विचारधाराएं जो हैं, ये कारपोरेट विचारधारा जो है, ये सब पर हावी है। और ये कारपोरेटाइजेशन होने के बाद जो मैनेजमेंट ग्रुप जो है, ये तय करता है कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना, या अपने बिजनेस के हिसाब से सेट करता है, और वही अपने सबऑर्डिनेट को और अपने फील्ड वर्करों से वो करवाता है। सर, हम विचारधारा की बात कर रहे थे। अब विचारधारा में सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि कोई भी पत्रकार एक विचारधारा के साथ चलता है। हमने कॉर्पोरेटिज्म की बात करी, अभी कुछ समय पहले अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को एक्वायर कर लिया। उसके कुछ ही समय बाद खबर आ गई कि रवीश कुमार, जिनको कि बहुत बड़ा तबका सुनता है, पसंद करता है, उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया। सर, वो विचारधारा की लड़ाई थी या आप उसको कुछ और मानते हैं? देखिए क्या है, इसमें 2-3 बड़े फैक्टर हैं जो पब्लिक तक नहीं पहुंचे। अच्छा। मुझे ध्यान है कि शायद 1988 की बात होगी। द वर्ल्ड दिस वीक प्रणय राय साहब ने स्टार्ट किया था, और दूरदर्शन पे एक पूरी मैगजीन के रूप में वो द वर्ल्ड दिस वीक आता था। और उस समय प्रणय राय साहब ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाया, वो अपना काम स्टार्ट करते थे, और काफ़ी देखा जाता था। द वर्ल्ड दिस वीक जो है, इंडिया के जितने भी लिटरेट और बुद्धिजीवी व्यूवर जो होता था, वो उसको शायद सैटरडे या संडे नाइट में आता था और देखता था।
1 घंटे का प्रोग्राम होता था, उसमें पूरी दुनिया को वो टेलीविज़न के थ्रू इंडियन व्यूअरशिप को जोड़ते थे। धीरे-धीरे जब प्राइवेटाइज़ेशन हुआ, शायद 2000 के दरमियान की बात है, एनडीटीवी 24 आवर न्यूज़ चैनल के रूप में सामने आया। प्रणय राय साहब के पास जितनी भी जो भी टीम थी, उनके ऊपर शुरू से ही कम्युनिस्ट विचारधारा का उनके ऊपर एक तगमा लगा हुआ था। और वो इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी जितना भी उनका न्यूज़ सोर्स और न्यूज़ कलेक्शन होता था, वो उसी नज़रिए से उसको पेश करते थे। उनकी आइडियोलॉजी ही ये थी। एनडीटीवी इंग्लिश चालू हुआ, फिर हिंदी चालू हुआ, वहाँ तक भी ठीक था। मनोरंजन भारती, रवीश कुमार और ये सारे लोग जुड़े। धीरे धीरे क्या होता गया है कि जब हिंदी जर्नलिज्म में जब रवीश कुमार की एंट्री हुई, या यूँ कहें कि रवीश की रिपोर्ट की एंट्री हुई, या यूँ कहें कि रवीश ने बहुत डाउन टू अर्थ पत्रकारिता स्टार्ट की, तो चूंकि पूरा मीडिया का सेक्टर, या यूँ कहें कि पूरा मीडिया तमाम चीज़ों को वन साइडेड या एक दृष्टि से देख रहा था, उस समय रवीश कुमार ने जो चीज़ दिखाई वो अपोजिट दृष्टि दिखाई, मतलब इसके पार भी कुछ और है। तो चूंकि पूरे इंडिया में जितना भी व्यूअरशिप है, हम उनको एक लकड़ी से नहीं हाँक सकते। अलग अलग तरह की विचारधारा हाँ। सबकी है। तो एक तबका, या यूँ कहें कि बड़ा तबका जो उसको पसंद नहीं करता था, वो रवीश कुमार के साथ जुड़ा, या यूँ कहें कि एनडीटीवी के साथ जुड़ा, और खासकर रवीश कुमार के साथ जुड़ा। तो रवीश कुमार ने एनडीटीवी को इस तरह के ग्रुप से, व्यूअर ग्रुप से जोड़ने का काम किया, जो उसको पसंद नहीं करता था। हाँ। जो चल रहा है उसको पसंद नहीं करता था। ये स्टार्टिंग का दौर बता रहा हूँ। तो जब उस समय मनमोहन सिंह यूपीआई 1 की और यूपीआई 2 की, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए 1 और यूपीए 2, इस टेन्योर में एनडीटीवी की पूरी टीम और एनडीटीवी बहुत अच्छी तरीके से रन किया। इन्होंने एंटरटेनमेंट सेक्टर में गए, इमेजिन चालू किया, एक वो फाइनेंशियल सेक्टर में गए, एनडीटीवी प्रॉफिट। हाँ। और एक गो रन या रन गो टाइप का भी एक न्यूज़ चैनल स्टार्ट किया था। इत्तेफाक से क्या हुआ, जब ये सारे इस सेक्टर में आए, तो इनका इमेजिन रेवेन्यू के कारण मार खा गया। दूसरे इनके जो प्रॉफिट और ये दूसरे जो थे, उनको प्रॉपर रेवेन्यू नहीं मिलने की वजह से मार खा गए। एनडीटीवी पर एंटी मोदी होने का तगमा लगा, तो एक वर्ग तो इनको देखता रहा, लेकिन बहुत सारा वर्ग जो है वो इनसे चिटक गया। हाँ, पिछड़ गया। व्यूअरशिप, टीआरपी कम हुई तो रेवेन्यू, प्राइवेट रेवेन्यू भी कम होने लगे। इमेजिन जब इन्होंने स्टार्ट किया था एंटरटेनमेंट का, उसमें इनको बड़ा लॉस हुआ। तो ओवरऑल इनका जो सेगमेंट था, जो यूँ कहें कि पूरा ग्रुप था, वो धीरे धीरे डाउनफॉल जाने लगा। और 2014 में आने के बाद जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट बनी, तब इनका सर्वाइवल धीरे धीरे और टिपिकल होता चला गया। 2015 के बाद से यहाँ दो तरह का पोलराइजेशन हुआ, एंटी मोदी और प्रो मोदी। और एनडीटीवी जो है वो एंटी मोदी के रूप में एस्टेब्लिश होने लगा। तो मोदी को पसंद करने वाला बड़ा तकबा जो है, उसमें पोलराइजेशन होने की वजह से जो है इनको रेवेन्यू भी कम मिलने लगा, गवर्नमेंट सेक्टर का रेवेन्यू भी कम मिलने लगा, प्राइवेट सेक्टर का रेवेन्यू भी कम होने लगा। ठीक है ना। इधर अडानी ग्रुप जो है उसको एक मौका मिल गया। अब देखो, पर्दे के पीछे की स्ट्रेटेजियाँ बहुत होती हैं, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। तो एनडीटीवी प्रॉफिट की, एनडीटीवी की एक कंपनी थी, उसकी कंपनी की एक सहायक कंपनी थी, विश्व दर्शन कम्युनिकेशन है, मैं नाम एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा हूँ।
तो उसका 26.5 18 सॉरी 29% के समथिंग कुछ शेयर था, वो उन्होंने टेक ओवर किया। और उसकी दूसरी सब्सिडरी थी, उससे भी करीब 28-29% शेयर उनका भी, 26% शेयर लगभग था उनका था, तो वो भी उन्होंने टेक ओवर किया। तो जो मोर देन 50% जब शेयर उनके पास होगा तो डेफिनेटली जो बोर्ड ऑफ मेंबर जो है का जो डिसीजन मेकिंग बोर्ड है उसमें अडानी होगा। उनका तो इन्वॉल्वमेंट है। अब अब कोई भी बोर्ड जब नया सेटअप होता है तो किसी को निकालने के बजाय एक सम्मानजनक तरीके से उनको मैसेज कन्वे हो जाता है कि हम अच्छा बेहतर होगा कि हम आपको निकाले नहीं, आप खुद ही जो है अलग हो इस्तीफा जाए। दे दें। तो वो इस्तीफा जो है इनके होते चले गए और इस तरह से जो है रवीश कुमार बाहर हुए। चूंकि रवीश कुमार ने एक अपना रवीश कुमार ने और एनडीटीवी ने एक ऐसा ग्रुप देश के अंदर भी देश के बाहर भी बनाया था, जिसमें एनडीटीवी की छवि थी। रवीश कुमार ने जो जमीन पर जाकर जो चीज़ें अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बताई और पब्लिक को जोड़ने का काम किया, तो उनका एक अपना ग्रुप बन गया। उन्होंने पैरेलल अपना यूट्यूब पर चैनल बनाया और उनको पहले ही दिन से जो है वो सारा रिस्पांस उनको मिलना चालू हुआ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि विचारधारा अब वहाँ पर रवीश की विचारधारा बन गई। जो पहले एनडीटीवी ग्रुप की वामपंथी विचारधारा होती थी, अब वो वामपंथी विचारधारा को आप वामपंथी कह ले या रवीश की विचारधारा कह ले, वो आज भी इंडिविजुअल तरीके से अब वो आगे इंडिविजुअल विचारधारा के रूप में आ गई। यही चीज आप पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के साथ देख हाँ। लीजिए। आज भी वो हाथ मलते हुए हाँ उनकी जो स्टाइल है वो उस स्टाइल से उनकी विचारधारा बन गई हाँ कि किस तरह से मीठे मीठे शब्दों में वह कड़वी गोली सामने वाले को खिला सामने वाले को दे देते हैं। तो ये विचारधारा भी अब जो है पब्लिक के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती जा रही है और पब्लिक विचारधारा सेट करने लगी कि किसकी विचारधारा जो है अच्छी है और हम उससे जुड़ जाएं। मतलब अब पब्लिक के पास पावर है कि वो किसको देखना चाहे। बिल्कुल पब्लिक के पास ही पावर हो रहा है। कॉर्पोरेट्स है नहीं जो पत्रकारों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्योंकि जब से सिटीजन जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ है तो वो मीडिया में सिटीजन जर्नलिज्म जो है वो शायद मुझे ध्यान है टीवी टुडे ग्रुप, वो ग्रुप तो नहीं, जागरण ग्रुप ने स्टार्ट किया था और वहीं से उन्होंने इस शब्द को ज़्यादा पब्लिकली आगे बढ़ाया। और जो सोशल मीडिया आया उस सोशल मीडिया ने लोगों को जब प्लेटफॉर्म देना प्रारंभ हुआ तो हर व्यक्ति अब मेन स्ट्रीम मीडिया के भरोसे न्यूज़ पाने के लिए बैठा हुआ नहीं है। अब तो उसकी हथेली में न्यूज़ है, वो जो चाहे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ब्लॉग, वेबसाइट, वो जो खोलता है वहाँ उसको न्यूज़ मिलती है। और वह इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे तो वह न्यूज़ के बहाने अपनी बात लोगों तक पहुँचाना चालू कर देता है। ट्विटर ने इसको सिस्टम से जोड़ने का काम किया। ट्विटर ने इसी चीज़ को सिस्टम से, सरकार से जोड़ने का काम किया। यही कारण रहा कि आपने देखना कि जब किसी को रेलवे बर्थ नहीं मिलती है या रेलवे में किसी के साथ छेड़खानी होती है या रेलवे में किसी के साथ चलती ट्रेन में कुछ होता है, वो एक ट्वीट कर देता है तो रेल मंत्री तुरंत एक्शन लेकर काम करता है। ये रिस्पांस जब लोगों को देखने लगा तो वहाँ से सिटीजन जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ और ये सिटीजन जर्नलिज्म सोशल मीडिया में शामिल हो गया। तो सोशल मीडिया भी एक तरह का सिटीजन जर्नलिज्म का ही काम कर रहा है। सर जब अटल बिहारी जी की सरकार गिरी उस समय आप पत्रकारिता में काफ़ी एक्टिव थे। आप उस समय के थोड़े माहौल के बारे में बताइए कि उस समय पर कैसा क्या माहौल था और देश ने उस समय, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो वो स्पीच है जो उन्होंने संसद में दी थी कि आपने हमको एक सीट से हरा दिया और आज आप हंस रहे हैं, वो बहुत आज भी प्रचलित है और आज हम जैसे यूथ हैं आज भी हम लोग उस स्पीच को सुनते हैं। उस समय क्या माहौल था सर? मतलब मीडिया में किस प्रकार से उस चीज़ को लिया गया, किस तरीके से आने वाली सरकार को देखा गया, क्या उसको धोखे की तरह लिया गया या उसको एक हकीकत माना गया? देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब गिरी, विपक्ष ने जब प्रस्ताव हुआ और जो डिबेट चली रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक चली थी, मुझे ध्यान है कि उस समय टेलीविज़न पर अविश्वास प्रस्ताव की जो डिबेट जनरली क्या होता था, पहले जब मीडिया नहीं था या यूँ कहे कि मेन स्ट्रीम मीडिया, समाचार पत्र, टीवी और यही हुआ करते थे, उस समय तक तो कौन सरकार
न अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, अविश्वास प्रस्ताव पे डिबेट हो रही है या सामान्य डिबेट भी हो रही है, पब्लिक नहीं देखती थी, पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती थी। पब्लिक को दूसरे दिन पता चलता था कि सरकार गिर गई, नई सरकार बनेगी। मुझे ध्यान है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय जब मत विभाजन की बात हुई या परीक्षण की बात हुई, जो जो बहस चल रही थी, उस बहस बहस में आम लोग भी उस बहस को सुनने के लिए रात के 12-12, 1-1 बजे तक टीवी के साथ जुड़े रहे। सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी सिर्फ को अटल सुन बिहारी वाजपेयी जी के कारण, क्योंकि वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी में होने के बाद भी सर्वमान्य नेता थे। साहित्यिक रूप से बोलने की स्टाइल, भाषण देने की स्टाइल और राष्ट्रभक्ति के रूप में भी जो है उन्होंने अपना एक अच्छा मुकाम बनाया था। इसलिए लोग उनको सुनना चाहते थे। और चूंकि बड़े इंतजार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद मिला था, जो 1952 से जो व्यक्ति संसद में चला आ रहा है, उसकी परीक्षा के बाद, इतने इंतजार के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने और पहले 13 दिन में गिर गए, 13 दिन में गिरे तब भी आक्रोश था। उसी का रिपल्सन था कि जो है उनको फिर से वो बहुमत के करीब आए, फिर उन्होंने सरकार बनाई और 13 महीने बाद फिर उनकी सरकार को गिराया। वो उस समय जो है अपोजिशन के साथ थे। हम्म अटल बिहारी वाजपेयी के पहले जब उनको बोलने की बात आई, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास लालू है, हमारे पास भालू है, अटल जी आप बस थोड़ी देर और बोल लीजिए, आपकी सरकार गिरने वाली है। तो इस दौर में अटल जी ने कहा था, एक पुरानी बात का उन्होंने जिक्र किया था कि 1984 के दौरान, 83-84 में हम दो थे, हम 2 से 89 हुए, उसके बाद हम 155, 152, 155 हुए, और आप भूलना मत, भारतीय जनता पार्टी का सूरज पूरे उजाले के साथ फिर से उदय होगा, ये मैं कह के जा रहा हूँ। और आप लोग मेरी सरकार गिरा रहे हो, ये सरकार गिर जरूर रही है लेकिन वापस उठकर पूरी मेजोरिटी के साथ वापस आएगी। ये शब्द उनके पूरे भारतीय जनता पार्टी में आज भी गूंजते हैं, उस समय भी गूंजते थे। और वही चीज़ जो है, ये जब मोदी गवर्नमेंट के पूरे संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी जब आई, तब प्रचलित हुआ वो दोबारा। प्रचलित हुआ। और वो आज भी कहते हैं कि अटल जी ने कहा था कि हम पूरे पावर के साथ आएंगे और आके दिखाएंगे। सर, हमने भारत की मीडिया के बारे में बात करी और बहुत अच्छा डिस्कशन रहा हमारा। थोड़ी सी बात सर पाकिस्तान की मीडिया के बारे में करते हैं। वहाँ पर तो पॉलिटिकल टर्मोइल तो सर वहाँ ख़त्म होता ही नहीं है, एक भी गवर्नमेंट ने अपना टर्म ही पूरा नहीं किया है। तो वहाँ पर तो मुझे मीडिया का मतलब, जिस तरह से मैं देखता हूँ, मुझे वहाँ की मीडिया समझ में नहीं आती। यही समझ में नहीं आता कि मेन स्ट्रीम कौन सा है और मतलब सही में कौन सा है। सर, वहाँ की मीडिया की क्या पोजीशन आपको लगती है, एक भारतीय के नज़रिए से अगर हम बात करें तो? मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ का मीडिया उतना लिबरल नहीं है जितना इंडिया का मीडिया लिबरल है। और दूसरा यह है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वो सेना कंट्रोल करती है, इवन सरकार को भी सेना कंट्रोल करती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से। तो वहाँ की सेना सिर्फ डिफेंस के ही काम नहीं करती है, वहाँ की सेना जो है बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कर रियल एस्टेट भी करती है। वो रियल इस्टेट से लेकर बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी करती है। तो इसके कारण क्या होता है ना कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ भी जो हैं वो खुलकर सेना के अगेंस्ट नहीं जाती, वहाँ की सरकार भी खुलकर सेना के अगेंस्ट नहीं जाती, और वहाँ का विपक्ष भी सेना के अगेंस्ट नहीं जा पाता है। इसलिए वहाँ के इश्यूज़ में डाइवर्सिटी नहीं आ पाती। वो लोग ले देकर इंडिया और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और कश्मीर को लेकर ज़्यादा राग अलापते रहते हैं। वो हमेशा 2014-15 तक तो हमेशा इंडिया को डिमोरलाइज करने की ही कोशिश करते थे, मोदी के पहले टेन्योर तक भी वो इंडिया को डिमोरलाइज करने की कोशिश करते थे। लेकिन मोदी के सेकंड टेन्योर में भारत सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरह से पाकिस्तान को चारों तरफ से डिमोलाइज किया है, तो अब थोड़ा सा वो
अपनी ही सरकार को, जितना वो मोदी को कोसते थे उससे ज़्यादा अब अपनी सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं। खामियां दिखने लगी एकदम से। हाँ, हाँ। अब वहाँ के मीडिया को अच्छा अच्छा इंडिया और बुरा पाकिस्तान, अब वो इसमें कंपेयर कर रहे हैं। उनका पूरा मीडिया अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडिया और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को कोसने के बजाय अच्छा इंडिया और बुरा पाकिस्तान, अब वो इसमें अपने 24 घंटे की न्यूज़ को और इंटरटेनमेंट को तलाश रहे हैं। इसलिए अब आप देखिए वहाँ का सोशल मीडिया उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पर भारी है, और इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया भी अब धीरे धीरे अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट जो वो प्रचार चलाते थे उसमें वो थोड़ा सा लिबरल हुए हैं, क्योंकि वहाँ का सोशल मीडिया तो खुला बोल रहा है। क्या आप कर क्या रहे हैं? मोदी जी को देखिए, मोदी जी ने चारों तरफ से आपकी घेराबंदी कर दी, आप कर क्या रहे हैं? वहाँ के आईटीज को देख लीजिए, वहाँ के आईटीशियंस को देख लीजिए, पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी आईटीज कंपनियां हैं उनके जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इंडियंस बैठे हैं, और संचालनकर्ताओं की टीम में भी इंडियंस है। हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? हम ले दे के इंडिया को कोस रहे हैं, इंडिया को कोस रहे हैं, तो वो इंडिया को कोसना दूर कर दिया है उन्होंने, अब वो मोदी को दिखाकर पाकिस्तान गवर्नमेंट को कोसते हैं। ये बड़ा परिवर्तन आया है। एक सर आखिरी सवाल से खत्म करेंगे। अभी आपने सुना होगा आदिपुरुष को लेकर बहुत हल्ला मच रहा है, और एक बड़ा वर्ग है जो 87 की रामानंद सागर जी की रामायण को याद कर रहा है। तो जो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर आज की तारीख में यूथ के सामने इस प्रकार से रामायण को परोसा जा रहा है कि ये रामायण है, चाहे वो शब्दों की बात कर लीजिए, डायलॉग्स को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि आप हिंदुओं को उकसाओ मत, कई तरह की टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की जा रही हैं। तो आप क्या मानते हैं क्रिएटिव लिबर्टी इस तरीके से यूज करना कहाँ तक गलत है? सही तो मैं बोलूंगा ही नहीं, कहाँ तक? देखो ये 100% गलत है। 100% गलत इसलिए है कि जो भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो राइटर थे वो ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस रामायण में डाइवर्सिटी ढूंढ रहे हैं। वो रामायण जो भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, रामचरितमानस, मतलब रामायण में और गीता, रामायण और गीता दो हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सीधा सीधा हमारे जो शास्त्री, जो पंडित और जो महान पुजारी और ज्ञानी बताते हैं कि रामायण जो है वो मानव जीवन को जीना सिखाती है, अनुशासन सिखाती है, मर्यादा सिखाती है, समाज की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, बेटों की मर्यादा, बेटी की मर्यादा, भाई की मर्यादा, भाभी की मर्यादा, पिता की मर्यादा, बहन की मर्यादा, माँ की मर्यादा। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। जो पुरुषों में उत्तम हो वही मर्यादा पुरुषोत्तम। और उस रामायण में पूरा राम जी का चरित्र, अब राम जी की एक एक एक्टिविटीज और एक एक चरित्र को जो है बताया है, ठीक है ना। और उस चरित्र में उन्होंने ये भी बताया है कि भाई क्या होता है, भाई का कर्तव्य क्या होता है, और भाई की मर्यादा क्या होती है। इसलिए जब रावण से पहले कुंभकर्ण और उसका एक भाई और मेघनाथ, इन दोनों ने राम को कहा कि रावण को कहा कि भाई आपने बहुत गलत कदम उठाया है, आपने एक पर स्त्री को, मतलब सीता जी का हरण करके लेके आए, आपने गलत काम किया है। और दूसरा उन्होंने बताया कि जो जग में उत्तम है श्री राम, जग जिनकी पूजा करता है, आपने उनकी धर्म पत्नी का अपहरण किया है, या आपने बहुत गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए था, आप दंड के भागीदारी होंगे। लेकिन साथ ये तो उन्होंने एक पुरुष होने का कर्तव्य निभाया, लेकिन एक भाई की भूमिका में भी वो जब ये कहता है कि ठीक है भाई आपने तो अपना काम किया, गलत किया, जो भी किया, आप दंड के भागीदार बनेंगे, लेकिन चूंकि मैं आपका अनुज हूँ और मेरे बड़े भाई ने मुझे आदेश दिया है कि मैं इस युद्ध में उतरूँ और दुश्मनों का सफाया करूँगा, तो मैं बड़े भाई का भी आदेश मानूंगा
और जो वो कुंभकर्ण वहाँ जाता है, जाने के बाद जो है वह युद्ध करता है, और जब वो मारा जाता है, वीर गति को प्राप्त होता है, तब वो बोलता है हे राम। और जब रावण भी मरता है तब भी वो बोलते हैं हे राम। तो ये पूरी मर्यादा इस रामचरितमानस और रामायण में दर्ज है, जो हिंदू संस्कृति के जरिए हिंदू धर्म में घुसी हुई है। ठीक है ना? अब आप उसमें विविधता ढूंढ कर उसको डायलॉग को, इसको, तमाम तरह की चीज़ों को अपने रूप में चरितार्थ कर रहे हो, प्रकाश, और उसको उसकी मूवी बना रहे हो, तो कितना बड़ा गलत कदम उठा रहे हो। आने वाली पीढ़ी, आज की पीढ़ी तो उसको इमीडिएट रिएक्ट कर दिया है। बिल्कुल कर दिया सर। मतलब कि भाई आज से मान लो 30 साल बाद ये सेव हो गई, और पुरानी रामायण जनरेशन लॉस होता है, धीरे 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 जनरेशन लॉस होने, पुरानी पिक्चर, पुराना कलेवर, पुरानी राम, है ना, वो धीरे धीरे, क्योंकि आज तो डेफिनेटली 4K का ज़माना है, बहुत हाईली साउंड क्वालिटी वगैरह, ये तो बरसों तक रहेगी। बिल्कुल सर। हमारे 30 साल 40 साल बाद पुरानी ये राम पीढ़ी जब इस रामायण को देखेगी, तो इससे अपना माइंडसेट तय करेगी। तो ये माइंडसेट तय होने वाला जो आपने गलत कदम उठाया है, ये बिल्कुल निंदनीय है और गलत है। देखिए, रामानंद सागर जी ने कम से कम देश के चारों हिस्सों में जितनी भी रामायण, जितनी भी भाषाओं में बनी हुई रावण, इवन इंडोनेशिया, नेपाल और देश के दूसरे हिस्सों में भी जो रामायण थी, उन तमाम तरह की रामायण पर अच्छे प्रकार विद्वानों से रिसर्च किया, उनसे डिस्कशन किया, और लगभग उनके 20 साल का रिसर्च था उसके पीछे, और सबको पढ़कर उन्होंने एक इमेज डेवलप की कि राम जी कैसे होंगे। अरुण गोविल को जब राम की भूमिका दी, तो उनके अलग अलग टीम की लोगों ने जो रिसर्च करके जो उसको पढ़ा था, पढ़ के अपनी जो हाइपोथेटिकल इमेज राम की बनाई, कैसा बोलते होंगे, कितने सहज होंगे, कैसा करते होंगे, है ना। हाँ हाँ हाँ। और इतना सब कुछ उन्होंने हाइपोथेटिकल उस अरुण गोविल में भरा, राम के रूप में, ऐसा हर एक के पार्ट में भरा। रावण में भी वही चीज उन्होंने भरी कि आपको कितना अट्टहास देना है, कैसा करना है, एक विद्वान की तरह खुद को कैसे विद्वान की तरह रावण को पेश किया। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी वीवर भारत में हैं, रावण को उन्होंने देखा, मरते हुए देखा, लेकिन रावण के खिलाफ नफरत नहीं की। रामानंद सागर की रामायण में जो त्रिवेदी जी थे, उनके प्रति नफरत नहीं हुई। वो जहां भी सार्वजनिक समारोह में जाते थे, उनकी इज्जत होती थी, और लोग कहते थे आप रावण थे, लेकिन आप प्रकांड विद्वान। इस रावण को भी रामानंद सागर जी ने उस तरीके से जिया, डायलॉग के रूप में, भाषा के रूप में, संवाद के रूप में, चरित्र के रूप में, एक्सप्रेशन के रूप में। और वो आज भी हमारी पीढ़ियों में हमने देखा, हमारे बुजुर्गों ने देखा। और ये तो भला हो इस लॉकडाउन का कि जिसने रामायण और महाभारत, जो हमारी मोबाइल जनरेशन की पीढ़ी है जो नहीं देख पाई थी, उस पीढ़ी ने भी इस लॉकडाउन में रामायण को देखा। और मेरे आपके बच्चे 4 एपिसोड देखने के बाद जब रामायण से जुड़े और महाभारत से जुड़े, तो उससे इतना जुड़ गए कि वो मोबाइल छोड़कर देखने बैठ जाते थे। तभी आज की पीढ़ी ने इस नई मूवी आदिपुरुष को भी रिजेक्ट किया है। इसीलिए इस नई पीढ़ी ने इसको रिजेक्ट किया, और ये बहुत अच्छा हुआ। आगे से कोई भी कितना ही बड़ा साहित्यकार हो, कितना ही बड़ा लेखक क्यों ना हो, कितना ही बड़ा डाइवर्सिटी ढूंढने वाला होशियार क्यों ना हो, वो आगे से सोच लेगा कि हमें रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, धर्म और इस तरह की जो पुरानी संस्कृति की स्थापित चीजें हैं, उनसे छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा। मनोज मुंतशिर को ये बात बहुत अच्छी तरीके से अब समझ में आ गई होगी। अगर ये पहले समझ जाता तो और ज़्यादा अच्छा होता। रामायण, रामानंद सागर की रामायण
ने जो चीज़ स्थापित की है वो रामायण पर रिसर्च करके स्थापित एक की है। बेंचमार्क उन्होंने सेट कर दिया है। इतनी रिसर्च या इससे ज़्यादा रिसर्च मनोज मुंतशिर करते तब और अच्छा रिजल्ट। और ज़्यादा अच्छा होता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने बहुत सारे सवाल तो छोड़ दिए क्योंकि हमारा समय इतना लंबा चला गया, लेकिन इतनी अच्छी बातचीत हुई है आपसे कि शायद इस डिस्कशन का मूल अगले आने वाले कुछ समय तक जहन में जिंदा रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका जो इतना बड़ा ज्ञान का भंडार था, आपका मीडिया से संबंधित जो ज्ञान था वो आपने हमारे साथ शेयर किया।